डिस्कस करते रहे। हम ट्री को इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट हम देख रहे थे, ऐसे ही है। ट्री को इन द फॉर्म ऑफ किस में देख रहे थे? लिंक लिस्ट में। लेकिन अगर हम ट्री को अगर अरे में हम ट्री वाला कंसेप्ट अगर अरे में स्टोर करना चाहें तो अरे में हम कैसे देखेंगे कि इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे है, राइट नोड कहाँ पे है, पेरेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी की हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें आती है हमारे पास हीप ट्री। क्या कौन सी ट्री आती है? हीप ट्री। तो बेसिकली ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की ही फॉर्म है जिसमें आपके पास मैक्सिमम जो है हर नोड जो आपका पेरेंट नोड है उसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, और ट्री जो है हमेशा लेफ्ट साइड से फिल होती है, लेफ्ट टू राइट जो है ना उसकी फिलिंग होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है, इसको अगर अरे के अंदर हम स्टोर करें, फुल ट्री है ना, लेकिन लास्ट में हमने इनको अरे में स्टोर किया हुआ है, तो अब अरे के अंदर जो स्टोर होगी हमें एक चीज का हमें पता है, अरे का साइज हम चेंज नहीं कर सकते, अरे का इंडेक्स हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि वो बेस्ट है यहाँ पे अगर इसको हम अरे में करें। उसकी 2-3 रीजन है, वो किस लिए, और वो भी स्पेसिफिक सिनेरियो में, स्पेशल हीप केस के सिनेरियो में। अगर हम इसको बीएसटी के थ्रू करना चाहें, बीएसटी को थ्रू अरे करेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन हम हीप का सिनेरियो देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है कि हीप में सिर्फ 2 कंसेप्ट है, मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप। कौन से कंसेप्ट हैं जी? मैक्सिमम हीप एंड मिनिमम हीप। उससे पहले उसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले ही आते हैं कि अगर हम अपनी बाइनरी ट्री को अरे के अंदर रखें, बाइनरी ट्री की इंप्लीमेंटेशन यूजिंग अरे करें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बी है इसका जो लेफ्ट नोड है, ये जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कहाँ पे अरे में कहाँ पे पड़ा हुआ है, और बी का राइट वाला जो वो कहाँ पे है। अब ये अरे के अंदर तो हमारे पास एक सीक्वेंस में इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा टास्क है कि 8-9 टास्क हैं, हर टास्क टाइम के हिसाब से डिवाइडेड है कि इस टास्क को इतना टाइम लगेगा, दूसरे टास्क को 10 मिनट्स लगेंगे, फोर्थ टास्क को 1 आवर लगेगा। तो अगर हमारे पास इस तरह के टास्क हों और उनको हम एक असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि हमारे पास जो कम टास्क, ऐसा टास्क जिसका टाइम कम है वो पहले आए, समझ आ रही है ना, दूसरा टास्क उसके बाद आए, उसका जिससे ज्यादा टाइम है उसका उसके बाद आए। तो उस तरह का अगर हमारे पास डेटा हो उसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए हम हीप टी यूज करेंगे, मतलब मिनिमम हीप। जो आपका सबसे कम वाला टाइम वाला टास्क होगा वो आपके पास पहले आएगा, वो टॉप पे होगा ऑटोमेटिकली। अगर फॉर एग्जांपल या फिर हमारे पास एक और हम डिफरेंट एक एप्लीकेशन लेते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रायोरिटी की बेस पे टास्क को क्या करें, जिस टास्क की प्रायोरिटी हाई है उसको हम पहले प्रोसेस करें। अगर हमारे पास 20-25 टास्क हैं या 200-300 टास्क हैं, अब हमने उसकी प्रायोरिटी करनी है, प्रायोरिटी बेस पे आपने टास्क को क्या करना है, प्रोसेस करना है जी। हाँ, प्रायोरिटी के बेस पे आपने क्या करना है, टास्क को सॉल्व करना है कि जिस टास्क की प्रायोरिटी हाई है आपने पहले उसको प्रोसेस करना है। तो अगर उसका हमारे पास डेटा आ रहा है तो जाहिर है हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में तो उसको हम प्लेस करेंगे ना, तो बेहतर है कि आप उसको क्या प्लेस करें, मैक्स हीप में। मैक्स हीप में क्या होगा, जिस टास्क की सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी होगी वो पहले आएगा, सेकंड वाला उससे बाद आएगा, थर्ड वाला उससे बाद आएगा, इस तरह आएगा। तो हम आज देखेंगे कि वो मैक्स हीप बनेगी कैसे, मिन हीप बनेगी कैसे, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे। समझ आ रही है? जी 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 जी। नहीं, वो आप एक स्पेसिफिक जगह चले गए हैं। आपके पास फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि आप वो भी आप कर सकते हैं कि आपके पास एक सिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन आ रही हैं, आपके 1000 एप्लीकेशन आ गई हैं, ठीक है, और हर एप्लीकेशन सर एक प्रायोरिटी है ना। आपके पास बैकएंड पे ये हीप आपने उसके लिए स्ट्रक्चर की होगी कि जिस फाइल की जिस जिस एप्लीकेशन की प्रायोरिटी हाई है, मैक्स हीप के थ्रू उसको आप स्टोर करेंगे, तो आपके पास जब आप उसको प्रोसेस करेंगे ना आपके पास वही पहली एप्लीकेशन या फाइल है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। पता क्या होगा आपके पास, अब एग्जैक्ट फाइल तो नहीं कि फाइल का कोई नंबर वगैरह होगा, नंबर की बेस पे आपने उसको स्टोर किया होगा। अब उसकी जो उसकी प्रायोरिटी है होगी आप उसको मैक्स हीप में आप क्या करते रहेंगे, स्टोर करते रहेंगे। तो बैकएंड पे ऑटोमेटिकली जिस प्रायोरिटी, बेशक आपकी हाई हाई प्रायोरिटी वाली लास्ट पे आई है, लेकिन जब वो हीप के अंदर स्ट्रक्चर होगी ना तो हमेशा ऑटोमेटिकली पहले फर्स्ट में आ जाएगी। सही है?
ओके, अब अगर हमारे पास, वो तो मैं कंसेप्ट समझ आ गया, अगर जो मिनिमम हीप होगी तो वो नोड जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो टॉप पे होगा, अगर मैक्सिमम हीप होगी तो जो जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो टॉप पे होगा। लेकिन ये डेटा एक्चुअली अरे के अंदर होगा, ये क्या होगा, अरे के अंदर होगा। अरे के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका लेफ्ट नोड कहाँ पे है, राइट नोड कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल आप सी को देखें, यहाँ हमारा सी वाला जो नोड है या सी वाला जो हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको अगर हम पेरेंट कंसीडर करें, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड आ रहा है और जो राइट चाइल्ड आ रहा है, हमें अरे के अंदर कैसे पता चलेगा कि यह इसका लेफ्ट कहाँ पे पड़ा हो, राइट कहाँ पे पड़ा हो। क्यों, हमने इसको प्रोसेस जब करना ना तो इसे बाइनरी ट्री करना है, कंप्लीट बाइनरी ट्री के कंसेप्ट से करना है कि ये है अरे के अंदर जब ये डेटा हम इंसर्ट करेंगे होगा ये हमेशा बाइनरी ट्री की फॉर्म में होगा। लेकिन उसको हम जब डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास पूरा ही डायग्राम आ गई, लेकिन एक्चुअली मेमोरी में वो अरे के अंदर होगा डेटा। अब उसके लिए दो फार्मूले हमारे पास के, अब अरे में हमारे पास पता है हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं, ऐसे ही है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, 4, उसके ऊपर हमारा डेटा होगा। अगर हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि हम इंडेक्स 1 से अरे को स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स 1 से, ठीक है। वैसे नॉर्मली हमारी प्रोग्रामिंग में अरे जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, कुछ है लैंग्वेज जिनमें 1 से भी होती है, लेकिन अभी हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला ये है कि अगर आप किसी इंडेक्स का या किसी पोजीशन का उसका लेफ्ट चाइल्ड ढूंढना चाहिए उस अरे के अंदर, तो उसका फार्मूला ये है कि जो जिस पोजीशन पे वो नंबर है या जिस पोजीशन का आप लेफ्ट चाइल्ड निकालना चाहते हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो पोजीशन नंबर आता है उस पोजीशन पे उसका लेफ्ट पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्री में था ए की, ये देख लें ए की लेफ्ट पे क्या है, बी है। अगर हम अरे के अंदर देखें कि ए का लेफ्ट कहां पे पड़ा हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, ए की पोजीशन चाहिए होगी। ए की पोजीशन क्या है हसनफर, ए की पोजीशन क्या है 1। अब अगर हमें इस ए का लेफ्ट चाइल्ड चाहिए, क्या चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड के अरे में कहां पे पड़ा हुआ है, उसके लिए फार्मूला ये, उस ए की पोजीशन से को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 2। इट्स मीन ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 पोजीशन में पड़ा हुआ है, 2 पे बी है ना, वो मैं बाद में आता है, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ आ रही है, कंसेप्ट बाद में आते हैं। और उसके बाद अगर हमें एक नोड का राइट चाइल्ड निकालना है, हमने क्या करना है, नोड का राइट देखना है कि अरे के अंदर वो राइट वाला वैल्यू कहां पे है। तो उसके लिए फार्मूला है कि उस जिस जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है 1, इस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें प्लस 8 कर दें, उसका फार्मूला क्या है 2i प्लस 1। ए की पोजीशन क्या है 1, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे करेगा 2 और उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे 3, तो 3 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है सी। तो इस मीन के ए का जो राइट चाइल्ड है वो 3 पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब देख लें ऊपर जो ट्री थी ए पहले आ गया, उसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे बी और राइट चाइल्ड सी है। उसी को अगर हम जब अरे में देखें तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूला सिर्फ रूट के लिए नहीं है, आगे आने वाले जितने भी हमारे पास नोड है उन सब के लिए ये सेम फार्मूला है कि जब आप अपनी ट्री को अरे की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो उसका लेफ्ट राइट कैसे मालूम करेंगे। एक आपका नोड है उसका लेफ्ट साइड पे नोड कहां पे है, राइट साइड पे नोड कहां पे है, क्यों, हमने जितनी भी प्रोसेसिंग है वो ट्री की फॉर्म में, ट्री के स्ट्रक्चर के मुताबिक, ट्री के माइंडसेट के मुताबिक आपने करनी है, समझ आ रही है। जैसे हमने बीएसटी में कर रहे थे, एयूएल ट्री में कर रहे थे, हम इसके लेफ्ट पे जाते थे और उसके राइट पे जाते थे, बाकी कंसेप्ट हमारा वही होगा। लेकिन अभी डेटा हमारा लिंक लिस्ट में नहीं है, डेटा हमारा कहां पे अरे में, लेकिन अभी उस अरे में हमें कैसे पता चलेगा उसका लेफ्ट नोड कहां पे है, राइट नोड कहां पे है। तो सिंपली है हमारे पास अगर किसी भी नोड का हमने लेफ्ट निकालना हो तो उसके लिए हमारा फार्मूला ये, उसकी अरे में पोजीशन मालूम करो। अब फॉर एग्जांपल हम बी का देखते हैं, बी की पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है बी की 2। अब हमारे पास फार्मूला है कि अगर किसी एक पोजीशन पे उस एलिमेंट का आपने लेफ्ट नोड निकालना है, उसकी पोजीशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब देख लें बी का, इसका मतलब 4 पे क्या पड़ा हुआ है डी, ऐसे ही है, इस मीन बी का जो लेफ्ट नोड है वो 4 अरे में 4 पोजीशन में पड़ा हुआ है। डायग्राम में देखते हैं कि बी के लेफ्ट पे क्या आ रहा है डी आ रहा है और 4 पे आपके पास डी पड़ा हुआ है, सही है। अब हम चाह रहे हैं कि बी का राइट मालूम करें, तो बी की पोजीशन क्या है 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 प्लस 8 करेंगे तो उसका राइट चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 1 प्लस करेंगे 5 पे हमारे पास सी पड़ा हुआ है,
सिंपल फार्मूला, दो फार्मूले हैं इसमें। कितने फार्मूले? दो। राइट चाइल्ड कैसे निकालेंगे और लेफ्ट चाइल्ड कैसे निकालेंगे? लेफ्ट चाइल्ड निकालने का फार्मूला ये है कि जिस नोड का आप लेफ्ट चाइल्ड निकालना चाहते हैं उसकी पोजीशन मालूम करो, अरे के अंदर पोजीशन क्या है, जो पोजीशन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उस पोजीशन पे उसका राइट लेफ्ट पड़ा होगा, ठीक है। और अगर आपने उसका राइट निकालना है, उसकी पहले पोजीशन मालूम करो, जिसका आपने राइट निकालना है उसकी पोजीशन निकालो, उसकी पोजीशन से 2 मल्टीप्लाई करके 1 प्लस ऐड कर दो, जो नई पोजीशन आएगी उस पर उसका राइट पड़ा होगा। जी आपके पास हमेशा जो पहला इंडेक्स होगा ना, फार्मूला यही लगेगा, आपको बेशक कोई ट्री नहीं दी हुई, वो मैं बताता हूँ, बाद में आता हूँ उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, हम करेंगे काउंटर, लेकिन अभी फिलहाल आप समझें कि आपके पास बेशक आपको नहीं बताया पैटर्न, पैटर्न ये यूज होगा 2i लेफ्ट के लिए और 2i + 1 राइट के लिए, चाहे आप कोई भी आपको अरे दी हो, समझ आइए। जरूरी नहीं है आपके पास डेटा सॉर्टेड फॉर्म में, सॉर्टेड 100% सॉर्टेड फॉर्म में नहीं हो सकता आपके पास डेटा, समझ आ रही है? ये होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। अब देखें, बात सुने, हम डेटा अपना इंसर्ट कर रहे हैं अरे के अंदर, लेकिन वो इंसर्ट किस हो रहा है? बाइनरी की फॉर्म में हो रहा है। उसके लिए सिंपल दो फार्मूले हैं, 2i एंड 2i + 1। लेफ्ट के लिए 2i है और राइट साइड के लिए 2i + 1 है। ये नॉर्मली हीप के लिए, लेकिन आप कोई और बाइनरी भी अगर आप अरे में रखते हैं तो इसी फार्मूले को फॉलो करते हैं, उसका लेफ्ट यहाँ भी पाया जाएगा और राइट इस वाले फार्मूले के मुताबिक पाया जाएगा। नहीं, इसका इसके सॉर्टेड और सॉर्टेड का कोई तलक नहीं है। ये आपके पास जो हीप है वो एवीएल या बीएसटी नहीं है, समझाइए, उसके लेफ्ट भी उससे बड़ा हो सकता है। ये जो आपके पास हीप ट्री है, ये एवीएल और बीएसटी नहीं है, ये पहले सुन लें, ये क्या है? एवीएल एंड बीएसटी नहीं है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या हो सकती है? वो एवीएल और बीएसटी के अलावा भी हो सकती है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ जी, कि आपके पास ऑर्डर ये वाला होता है कि हर आपका नोट होता है, उसके 2 मैक्सिमम हो सकते हैं और उसकी ट्री की फिलिंग लेफ्ट साइड से होती है बस। उसमें ये नहीं होता कि नंबर मैक्सिमम ग्रेटर, ये नहीं होता। वो मैक्सिमम ग्रेटर जो होता है लेफ्ट में राइट में, वो एवीएल और बीएसटी में होता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूँ, ये देखें, एग्जाम्पल ले लें। अब देखें 44 है ना, इसकी राइट साइड 35 आ रहा है ना, इसका बीएसटी के साथ कोई तलक नहीं है, एवीएल के साथ कोई तलक नहीं है, इसका कंप्लीट बाइनरी ट्री के साथ तलक है। बीएसटी इज डिफरेंट, एवीएल इज डिफरेंट, कंप्लीट बाइनरी ट्री इज जेनेरिक टर्म है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या बताती है? आपका डेटा ट्री के फॉर्म में होगा और एक नोड के मैक्सिमम, एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 नोड हो सकते हैं, और ट्री की जो फिलिंग होगी वो लेफ्ट से राइट होगी, समझ आ रही है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की कंडीशंस हैं। बीएसटी में आपके पास जो डेटा होता है वो लेफ्ट साइड पे जो डेटा होता है ना, वो आपका रूट से छोटा होता है और राइट साइड पे बड़ा होता है। और हीप में आपके पास, अब हीप में 2 हैं, मैक्सिमम हीप में आपके पास जो रूट होगा ना, उसका डेटा बड़ा होगा, उसके लेफ्ट राइट के डेटा उससे छोटा होगा, सिंपल है। आपके पास अगर फॉर ये देखें, मैक्सी को देखें, ये 44 है जी, आ सकते हैं इसमें जो रूट होगा मैक्स हीप में, जो आपका क्या होगा? रूट, जो रूट होगा उसकी वैल्यू हायर होगी उसकी लेफ्ट और राइट नोड से, मैक्स हीप में ये जी जी अरे से ही होगी। कर सकते हैं, नहीं ऐसे भी करना चाहिए, लेकिन अरे में बेटर है, अगर इसको हम अरे में यूज करना चाहिए, क्योंकि वही ऑर्डर हम अरे में मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा बात सुने जी जी, अगर बात सुने, अगर आपने हीप के अंदर आपने कंटिन्यूसली डिलीशन आपने परफॉर्म करनी है, इंसर्शन इसमें क्या है? इसमें इंसर्शन इसमें फास्ट है, इंसर्शन में आपको शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, डिलीशन में आपको शिफ्ट ऑपरेशन से परफॉर्म करना पड़ता है, समझ आ रही है? उसमें शिफ्ट नहीं परफॉर्म करना पड़ता, लेकिन कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास मेमोरी का, अगर आपके पास इशू है, मेमोरी स्पेस का इशू है, तो उसमें आपके पास अरे वाला काम ठीक लगेगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस ही फास्ट चाहिए तो फिर अरे वाले से इंप्लीमेंट कर ले। लेकिन नॉर्मली जितनी भी हीप की इंप्लीमेंटेशन होती है वो यूजिंग अरे होती है, सही है।
अभी हम अरे के थ्रू करेंगे आज। ठीक है जी, दो फॉर्मूले याद कर लें। राइट नोड के लिए कौन सा है? राइट नोड के लिए 2i + 1, लेफ्ट के लिए 2i। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल h को ले लें। किसको ले लें? h को ले लें। h की पोजीशन क्या है? 8 है। अब अगर हम इसके चाहते हैं, हमें इसका लेफ्ट नोड चाहिए। इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे है? अरे के अंदर। इसकी पोजीशन क्या है? 8। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताता हूं मैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये क्या बन जाएगा? 16। लेकिन इस टाइम जो हमारे पास टोटल नोड है, टोटल जो एलिमेंट है इसमें 10 है। 10 है ना, इस मीन कि इसका चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आइए? अगर हम ट्री में देखें तो हमारे पास जो h है, h का आगे कोई चाइल्ड नहीं है। इट्स मीन जब हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस जो अब हम कोडिंग करेंगे तो इस कंडीशन को हम प्रॉपर वहां पे मेंशन करेंगे। अगर किसी का वो मैक्सिमम हो जाता है हमारी लेंथ से, तो इस मीन को उसका चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ रही है? हाँ। फॉर एग्जाम्पल हम ई का करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे ई पे हमारे पास सिर्फ एक ईयर जे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसमें ई का निकालें, ई की अपनी पोजीशन क्या है? 5। अब ई का अगर हमने लेफ्ट नोड निकालना है, तो ई की अपनी पोजीशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। 10 पे क्या पड़ा हुआ है? जे। और ट्री में देख सकते हैं जे यहाँ पे आ रहा है। ई की लेफ्ट पे क्या आ रहा है? जे। अब हम चाहते हैं कि ई का राइट चेक करें क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? ई को मल्टीप्लाई करेंगे। ई की पोजीशन है 5। अरे के अंदर पोजीशन देखनी है हमने उस नोड की। अरे के अंदर पोजीशन क्या दी है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई 2 10। उसमें करेंगे +1, 11 पे जा रहा है। लेकिन वो जो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 10 है। तो वो वहीं पे हम उसको सेट कर देंगे कि इसका जो राइट चाइल्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। समझ आ रही है? आप किसी भी डायरेक्टली किसी भी नोड पे चले जाएं, जी को ले लें, फॉर्मूला ये दो लगेंगे। आप इस अरे में से किसी भी इंडेक्स को डायरेक्टली पिक कर लें। नहीं, आप हाँ नॉन लीनियर पेरेंट के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन आप इस अरे में किसी भी जगह से कोई भी एक आपके पास वैल्यू उठा लें, उसकी पोजीशन ले लें। पोजीशन पे ये दो फॉर्मूले लगाएं, आपको उसका रेफ लाइट मिल जाएगा। पेरेंट के बगैर मैं आपकी बात नहीं समझा। नहीं, हम जी का फाइंड करना चाहते हैं। जी की पोजीशन क्या है? 7 है ना। जी की पोजीशन क्या है? 7 है। इसका आप लेफ्ट निकालना चाहते हैं राइट, वही फार्मूला। इसको 7 को 2 से, इसका लेफ्ट देते हैं राइट। अगर हमारे पास हम चाइल्ड से उसका रूट निकालना चाहिए, कह रहे हैं आप, आपके पास लेफ्ट हो उसका रूट निकालना चाहिए, वो कह रहे हैं। देखें आपके पास दो सिनेरियो हैं कि आप लेफ्ट से उसका पेरेंट निकालें या पेरेंट से उसका लेफ्ट राइट निकालें। आप कौन सा सिनेरियो में कह रहे हैं? चाइल्ड से पेरेंट निकालें। अगर आपके पास 7 है, और सुने, आपके पास 7 है, आप चाह रहे हैं कि इसका पेरेंट निकालें। पेरेंट का सिंपल फार्मूला है, जो उसकी पोजीशन है उसको डिवाइड बाय 2 करो, उसमें उसका पेरेंट पड़ा होगा। अब 7 है जी, आएगा 3.5। लेकिन जो अरे के जो इंडेक्सेस होते हैं वो इंटीजर होते हैं, डेसिमल में नहीं होते। तो 3, तो 7 का जो 3 पे सी आ रहा है, मीन जी का जो पेरेंट है वो सी। आप दे सकते हैं यहाँ पे जी का जो पेरेंट है वो सी है। समझ आ रही है? आपने दो तरीके हैं, एक है आपके पास रूट है, उससे आपने उसका लेफ्ट और राइट निकालना है। उसके लिए दो फार्मूले हैं। अगर उसने आपने राइट निकालना है तो 2i + 1, उस जो रूट की पोजीशन है उससे 2 मल्टीप्लाई करके +1 कर दें। उस पोजीशन पे अरे में जो वैल्यू पड़ेगी उसका राइट चाइल्ड पड़ा होगा। अगर आपने लेफ्ट निकालना है तो जो आपका वो जो पेरेंट है उसकी पोजीशन से 2 मल्टीप्लाई करें, अरे में जो भी इंडेक्स आ रहा है उस पर उसका लेफ्ट पड़ा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप चाइल्ड से पेरेंट निकालना चाहें, तो आप किसी भी यहाँ पे ले लें, 10 को ले लें। ये 10 है ना, लास्ट नोड हमारा कौन सा है? 10 है। अब हम चाहते हैं कि इसका पेरेंट कौन सा है, तो आप 10 डिवाइडेड बाय 2 करें। जिस चाइल्ड से आप पेरेंट पे आ रहे हैं, कि आप चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड है इसका हम पेरेंट निकालें और उसका पेरेंट निकालें, जो चाइल्ड की जो पोजीशन है उसको डिवाइडेड बाय 2 करते जाएं। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्या आएगा? 5। 5 पे क्या पड़ा हुआ है? ई। इस मीन जे का जो पेरेंट क्या है वो ई है और जे इसका चाइल्ड है। अब हम देखेंगे ई का आगे पेरेंट कौन सा है। ई की जो पोजीशन है 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 2 आएगा बी। ठीक है, और बी का पेरेंट क्या है?
बी डिवाइडेड बाय बी की पोजीशन 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, तो 1 पे आ गए, सिंपल है जी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, लेकिन कोडिंग में हम खाली रखें, कोडिंग में हम इसको यूटिलाइज करेंगे जी। दो सिनेरियो हैं, क्या हम इसको इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सिनेरियो, फिर उसमें जब भी हम अरे में इंसर्शन करेंगे ना, वो जीरो इंडेक्स को हमें काउंटर करना होगा, इसको हमने बचाना होगा, क्या हमारी वैल्यू वहां पे ना जाए, फर्स्ट वैल्यू हमेशा 1 स्टार्ट हो। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा क्या सिनेरियो है कि हम स्टार्ट करें जीरो से, अपने फार्मूले मॉडिफाई कर लें। हम क्या कर लें, फार्मूले मॉडिफाई करें। फॉर एग्जांपल ये हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हमारे पास अगर इसका हमने लेफ्ट निकालना है, तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या था, 2i, इसमें फिर 2i + 1 हो जाएगा और उसमें 2i + 2 हो जाएगा, फार्मूले हमारे मॉडिफाई हो जाएंगे जी। दोनों सिनेरियो हमारे पास हैं, दोनों हम कर सकते हैं। अभी जो मैंने कोड की इंप्लीमेंटेशन की है वो हमने अरे जीरो स्टार्ट किया, फार्मूले को अपडेट किया, सही है। नहीं, इसको आप उस दौरान ये आप कह सकते हैं कि इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इनफिक्स पोस्ट की फॉर्म ही नहीं पड़े हुए, ये सब पड़े हुए आपका जो है ना, जो हमारे पास आर्डर स्टार्ट होता है 1, एक ही पोजीशन नंबरिंग में आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, मेरे पास एक यहाँ पे ये देखें, आपका मेशन जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह रो वाइज आपके पास पड़े होते हैं। पहला रो रूट होता है, पहले आएगा अरे के अंदर, फिर उसका लेफ्ट आएगा, फिर राइट आएगा, फिर उसी रो में राइट तक लेवल्स के हिसाब से आपके पास इंसर्शन हो रही है। ओके जी, अब इसके बाद ये दो फार्मूले आपको क्लियर हो गए। अगर इनमें किसी को कंफ्यूजन है, 2i एंड 2i + 1, अब हमारा डेटा जितना भी है वो किस में स्टोर हो रहा है, अरे के अंदर। किस में हो रहा है, अरे के अंदर। अब अरे के अंदर हम कैसे पता चलेगा कि एक स्पेसिफिक नोड जो हमारा एलिमेंट है उसका राइट वाला कहां पे पड़ा हुआ है और लेफ्ट वाला कहां पे पड़ा हुआ है। तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है, अगर हमने लेफ्ट निकालना है तो जिसका भी हमें लेफ्ट निकालना है, पहले हमें उसकी क्या पता होनी चाहिए, पोजीशन। अगर हम चाहते हैं ई का हमें लेफ्ट चाहिए, तो पहले हमें ई की पोजीशन पता होनी चाहिए। ई की पोजीशन आ गई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो इंडेक्स बन रहा है उस इंडेक्स पे उसका लेफ्ट पड़ा होगा। और ई का अगर हमने राइट निकालना है तो पहले हमें ई की पोजीशन आए, ई की पोजीशन हमारे पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, उस जगह पे उस इंडेक्स पे उसका राइट पड़ा होगा। समझ आ रही है, ओके जी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि इसमें दो, जिस तरह एवीएल में हमने रोटेशन परफॉर्म की थी 4 टाइप की, इसमें भी रोटेशन नहीं कह सकते आप, शिफ्ट कहेंगे, शिफ्ट अप एंड शिफ्ट डाउन। क्या कहेंगे हम, शिफ्ट अप एंड शिफ्ट डाउन। वो सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो थोड़ा सा शिफ्ट अप वाला हम यहाँ पे देखते हैं, डाउन है, ओके। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको। इसके बाद हम फौरन कोड पे शिफ्ट होंगे ताकि आगे चीजें में आपको कोड्स के साथ भी समझ आए। अब हमारे पास देखें, ये है एग्जांपल है मैक्सिमम हीप की। किसकी है, मैक्सिमम हीप। ये जो लास्ट में बैठे हैं उनका क्या नाम है, आपकी लैब है, ठीक है। ये फॉर्म है मैक्सिमम हीप। मैक्सिमम हीप ये होती है कि आपके पास जो भी पेरेंट नोड होगा, क्या होगा, पेरेंट नोड, उसकी वैल्यू हायर होगी उसकी लेफ्ट नोड से उसके राइट नोड से। सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप देखें। लेकिन इसमें वो वाला सिनेरियो नहीं है कि इसके लेफ्ट पे हमेशा छोटी होगी, राइट में हमेशा बड़ी होगी, नहीं। इसके लेफ्ट पे बड़ी भी आ सकती है, बड़ी राइट पे भी आ सकती है, छोटी राइट पे भी आ सकती है, बड़ी भी राइट पे आ सकती है, ये दोनों स्विचेबल है। लेकिन एक रूल है इसका, जो पेरेंट होगा मैक्सिमम हीप में, उसकी वैल्यू बड़ी होगी उसकी लेफ्ट नोड से और उसके राइट नोड से। एक उसका फॉर्मूला है, समझ आइए, मैक्सिमम हीप में। लेकिन अगर इसको आप मिनिमम हीप में देखें तो जो आपका पेरेंट नोड होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी उसके लेफ्ट नोड से और उसकी राइट नोड से। जस्ट जो एडजेसेंट जो उसके साथ नोड है, मतलब कि जो डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है, उनकी बात हो रही है, बाकी पीछे पूरी ट्रिक ही नहीं हो रही। समझ आ रही है ना। अभी जो है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम हीप की बात है, अभी देख लें, ये 52 है, ये पेरेंट नोड है, ठीक है जी। अब इस पे लेफ्ट पे देखें, जो वैल्यू पड़ी हुई छोटी है ना, छोटी है ना, और राइट पे भी 52 से 30 छोटा है, एडिशन वैलिडेट हो रही है।
ओके, पहले इसकी राइट पे आ गए। आगे 30 से देखें। अब ये 30 जो है ये भी पेरेंट नोड है, इसके दो चाइल्ड नोड है। तो जो 22 है वो 30 से छोटा है ना, और जो आपके पास 13 है वो भी इससे छोटा है जी। क्या? नहीं, वो उसके ऊपर कोई भी नहीं है। लेफ्ट में बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, राइट में भी बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। समझ आ रही है? उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक है, जो आपका पेरेंट नोड होगा ना उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए मैक्सिमम हीप में, उसके लेफ्ट और राइट से। अब लेफ्ट में छोटा भी आ सकता है राइट से, और राइट वाला लेफ्ट से बड़ा भी हो सकता है। ये राइट लेफ्ट एक दूसरे से और दोनों सेम भी हो सकते हैं, बड़ी भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका जो पेरेंट नोड होगा ना, पेरेंट नोड, वो अपने लेफ्ट राइट के से पहली कंडीशन है हायर हो या उनके इक्वल हो, उनसे छोटा नहीं हो सकता। समझ आ रही है? जो आपका पेरेंट नोड होगा वो अपने लेफ्ट राइट के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उनसे छोटा नहीं हो सकता। इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। मैक्सिमम हीप की बात हो रही है। अब हम उसके ट्री की लेफ्ट साइड पे आ जाएं। 41 है हमारे पास। क्या है? 41 के लेफ्ट पे क्या है जी? 28। राइट पे क्या है? 16। कंडीशन ट्रू है ना, जो पेरेंट नोड है वो बड़ा है, उसकी वैल्यू बड़ी है। इसी तरह 28 को देख लें, 16 को देख लें। अब ये डेटा बेसिकली हमारे पास अरे के अंदर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? अरे के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू न्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ये देख लें 52। ये हम शिफ्ट आपकी एग्जांपल देख रहे हैं, फिर इसको हम कोडिंग से भी देखेंगे एक्चुअली इसको इंप्लीमेंट कैसे करें कोडिंग में। अब हम 52 हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। अब आप जब हम इंसर्ट करेंगे ना, हम साथ साथ चेक करेंगे, जैसे हम एविल में चेक कर रहे थे कि रोटेशन परफॉर्म होगी या ना होगी। यहाँ भी हम देखेंगे ये शिफ्ट अप होगा या नहीं होगा। अब देखें, अगर हम 52 यहाँ पे इंसर्ट कर दें, बाय द वे जो कंप्लीट बाइनरी होती है वो लेफ्ट से राइट होती है, तो देख लें 52 यहीं पे इंसर्ट होगा। लेकिन अब 52 जिस नोड का चाइल्ड है या जो उसका पेरेंट है उसकी वैल्यू छोटी है 52 से, ऐसे ही है ना। तो इस मीन जब ये 52 यहाँ पे होगा तो ये हीप नहीं होगी। समझ आ रही है? अब इसमें हीप कैसे बनाएंगे? सिंपल सा रूल है कि जब आप नई वैल्यू इंसर्ट करते हो, आप क्या करते हो? एक नई वैल्यू इंसर्ट करते हो, उसको आपने हमेशा अपने पेरेंट से कंपेयर करना है। क्या है वो? अगर पेरेंट से बड़ा है, पेरेंट की वैल्यू से जो चाइल्ड आ रहा है वो बड़ा है, तो उसको क्या करना है? आपने स्वैप करना है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है? अरे के ऊपर। अरे में स्वैपिंग आसान है ना। अरे आप 0 को अरे आप 7 से स्वैप कर दो। समझ आ रही है ना? यहाँ पे हमें नोड की शिफ्ट नहीं करनी, वहां पे हम लिंक लिस्ट में नहीं है। डेटा हमारा एक्चुअली कहाँ पे पड़ा हुआ है? अरे के अंदर। तो उसमें हमारे पास स्वैपिंग बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे? 52 को 16 पे ले जाएंगे। समझ आ रही है? और 16 वाली को 52 वाले इंडेक्स पे ले आएंगे। बेसिकली ये जो नंबरिंग है ये इंडेक्स है। ये 5 4 5 11 जो है ना, ये नंबरिंग, ये अरे के एक्चुअल क्या है? इंडेक्सेस हैं। ओके जी। अब देख लें, हमने 52 को शिफ्ट अप किया है। इस ऑपरेशन के क्या नाम देंगे? शिफ्ट अप। मीन क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ, अरे वो बताया ना कि अगर हम इसको अगर 0 स्टार्ट करेंगे तो हमने फार्मूले में सिर्फ अपडेट करना है। लेफ्ट वाले 2i+1 एक ऐड कर देंगे, बाकी सेम है। लेकिन कोडिंग में हम जो है इसको 0 से स्टार्ट करें, बताऊंगा हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। ओके जी। अब देखिए, हमने इसको अपना जो नया नोड इंसर्ट किया, नई वैल्यू इंसर्ट किया अरे के अंदर, उसको हमने अप परफॉर्म किया। लेकिन अब मजीद हम देखेंगे कि अब ये इसका जो 52 का जो पेरेंट है, अब ये उस अपने पेरेंट से जब ये इंडेक्स 5 पे चला जाएगा कि उससे छोटा या बड़ा है, तो जाहिर है ये उससे बड़ा है, इसको मजीद शिफ्ट अप होना चाहिए। तो 52 21 की वाली लोकेशन के साथ 5 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो रिप्लेस हो जाएगी 2 इंडेक्स की वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास 52 मजीद ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट फिर अपने इस पेरेंट के साथ कंपेयर होगा जब तक हमारे पास जो है ना वो फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता। और 52 जब 62 से कंपेयर होगा तो 52 से छोटा है, तो ये दोबारा शिफ्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। समझ आ रही है? अब एक चीज और देखें, जब हम यहां पे थे, जब हमने 11 इंडेक्स पे हमने क्या किया? एक नोड, एक नई वैल्यू इंसर्ट की। इंडेक्स नंबर कौन सा है? 11। हम इससे कहने इसकी पोजीशन क्या है? 11। अब हमने इसकी पोजीशन से इसका पेरेंट नोड निकालना होगा कि इसका पेरेंट कहां पे पड़ा हुआ है। ये तो हमें ट्री में हमने खुद अपनी आसानी के लिए देख रहे हैं। एक्चुअली ये जिनसे आपको अरे नजर आ रही है ना, डेटा तो हमारी अरे की फॉर्म में होगा। समझ आ रही है ना? तो इसका पोजीशन क्या है?
11 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो आ जाएगी पोजीशन 5। मीन जो हमारे पास ये 11 इंडेक्स पे ये 52 पड़ा हुआ है, इसकी एक्चुअली इसका जो पेरेंट है वो 5 इंडेक्स पे 16 बन रहा है, तो ये 52 16 के साथ रिप्लेस होंगे। एक्चुअली रे के अंदर वो ऐसे हो रहा होगा, समझ आ रही है ना। और फिर जब ये 52 5 इंडेक्स पे आ जाएगा, अब हमने इस 5 इंडेक्स का भी इससे पेरेंट निकालना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आएगा 2। मीन एक्चुअल अरे में ये जो आपका 5 इंडेक्स है इसका पेरेंट नोड कहां पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे, तो यहां से 52 यहां से 41 ये आपस में स्वैप होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास शिफ्ट आपका है। उसके बाद शिफ्ट डाउन वाला है, पहले इनको कोडिंग कर लें फिर शिफ्ट डाउन वाला भी हम समझ लेते हैं। ओके जी, कोडिंग पे आ जाते हैं। एक जिस तरह हमने एवीएल की इम्प्लीमेंटेशन की थी, बीएसटी की थी, उससे पहले हम इंग्लिश ही करते थे, एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न है हमारा। हमारे पास ये क्लास है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक का नोड बनाया हुआ है, इसको हम क्लास में भी रख सकते हैं। बेसिकली आप स्ट्रक्चर इसलिए करते हैं, एक होता है आपके पास होती है इंटीजर, क्या होता है इंटीजर में आप सिंगल डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, सही है। एक टाइम पे एक इंटीजर इंट एक्स है, एक्स में इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है, ऐसे ही है। अब अगर एक से ज्यादा डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप अरे की तरफ जाते हैं, लेकिन अरे भी आपको पता है सेम डेटा टाइप है। इंटीजर अरे में आप कैरेक्टर का डेटा नहीं स्टोर कर सकते। उसके भी आगे आता है स्ट्रक्चर, समझ आ रही है ना। स्ट्रक्चर में आप एक टाइम पे डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर भी, कैरेक्टर भी, स्ट्रिंग भी। तो अब हमारा पर्पज यहाँ पे यूज करने का स्ट्रक्चर क्या है कि जो हमारा एक नोड क्रिएट होगा, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, समझे। जो हमारा नोड क्रिएट होगा उसके अंदर इंटीजर भी डेटा हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ आ रही है ना। तो ये जैसे हमारे पास एबीएल में एक नोड होता था, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे नोड नहीं होगा, एक इंडेक्स होगा, लेकिन उस एक इंडेक्स में ये दो वैल्यू होंगी, की भी होगी, वैल्यू भी होगी। यहाँ पे मैं साथ कुछ और डेटा भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रख सकता हूँ, समझ आ रही है ना। मतलब कि हम एक उस लोकेशन पे एक ज्यादा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मेन फॉर्मेट क्या होता है कि वो हम एक ही हम स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा डेटा टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, समझ आ रही है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं इंट एक्स कर लूँ तो एक अरे में एक ही वैल्यू आएगी, समझ आ रही है। ओके जी, हम बना सकते हैं क्लास के अंदर, क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसको हम यहाँ पे क्लास भी कर सकते हैं, वो क्लास के अगर इसको हम बाहर रख लें ना तो ये फिर भी सही काम करेगा। लेकिन नॉर्मली हमारे पास पैटर्न ये होता है कि आपकी एक क्लास रिलेटेड जितनी भी चीजें उस क्लास की बॉडी के अंदर होनी चाहिए, समझ आ रही है ना। मीन इससे पहले हम जितनी भी हमने एवीएल की इम्प्लीमेंटेशन की, बीएसटी की, उनकी जो नोड की क्लास है ना वो उठा के क्लास के अंदर रख लें, फिर भी 100% काम करेगा जी। किसका प्रोटेक्शन आ जाती है, जो आपका डेटा है उस बॉडी के अंदर है, बाहर से कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये प्राइवेट है ना, सिर्फ क्लास की बॉडी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जो चीज आपकी क्लास के बाहर होगी उसको क्लास के अंदर तो आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लास के बाहर कोई और डेटा मेंबर कोई और चीज भी उसको एक्सेस कर सकती है, जो फिर हमारे लिए स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में क्रिटिकल हो सकता है, समझ आइए। ओके जी, उसके बाद ये हमारे पास ये अरे है। अब देखें, एक आप बनाते हैं इंटीजर की अरे, इसका क्या मतलब होता है, उसमें इंटीजर स्टोर होगा। एक होती है आपकी कैरेक्टर की अरे, इसमें कैरेक्टर स्टोर होगा। एक होती है आपकी स्ट्रिंग की अरे, इसमें आपके पास स्ट्रिंग स्टोर होगी। एक आपके पास होती है स्ट्रक्चर की अरे, उसकी टाइप की होती है। जब जो आपके पास इंटीजर की अरे होती है उसका टाइप की होती है इंटीजर, स्ट्रिंग की अरे होती है उसकी टाइप की होती है स्ट्रिंग। लेकिन अब ये टाइप्स हैं, ये बिल्ट इन डिफाइन है। लेकिन अगर हम अपनी डेटा टाइप बनाएं, ऐसे अपनी डेटा टाइप्स में आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, अभी जो हम यहाँ पे अरे बनाएंगे वो उसकी टाइप की होगी, नोड टाइप होगी। क्या होगी, नोड टाइप, मीन स्ट्रक्चर टाइप होगी। अब उस अरे की एक इंडेक्स पे ये वैल्यू आ सकती है। आप देखें ना, कुछ डेटा टाइप्स होती हैं बिल्ट इन, इंटीजर आ गया, कैरेक्टर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, बुलियन आ गया, ये बिल्ट इन है। लेकिन आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाएं, हम चाहें कि हम अपनी खुद डेटा टाइप बनाएं और उसके हम अपनी मर्जी का डेटा स्टोर करें, तो हम फिर स्ट्रक्चर बनाते होते हैं और क्लास की तरफ आते हैं। तो अभी जो हमने अरे बनाई, ये जो अरे, ये पॉइंटर है, ये बेसिकली हमारी उस अरे को पॉइंट कर रहा होगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रक्चर वाली या नोड की टाइप होगी। ओके जी, कैपेसिटी से हमारा आज ये कि साइज ऑफ हीप का साइज कितना होगा, ठीक है जी। और टोटल आइटम्स ये बताएंगे कि इस टाइम हमारे अरे के अंदर कितने आइटम्स हैं, समझ आ रही है। टोटल आइटम क्या बताएंगे, हीप के अंदर कितने आइटम इंसर्टेड हैं, सही है। और उसके बाद हमारे पास कुछ मेथड हैं, डबल द कैपेसिटी,
ये हमारी हीप का साइज इंक्रीज करने के लिए यूज हो सकता है। अब अगर आपको एक टास्क दिया जाए, सुने, आपने अरे का साइज इंक्रीज करना है। अरे का साइज, अरे ऑलरेडी डिफाइन है मेमोरी में, उसका उसमें 5 एलिमेंट इंसर्ट किए हैं, उसका साइज फुल हो गया है, लेकिन आपने एक उसका साइज आपने 10 करना है। कैसे करेंगे? लेकिन आपने करना है, कुछ अल्टरनेटिव सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा आपको। हाँ, बस सोल्यूशन यही है कि हम अरे को तो चेंज नहीं कर सकते, अरे के इंडेक्स इंक्रीज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, हम डायनामिक अरे बनाएंगे रन टाइम पे। हम उस जो भी हमें साइज चाहिए होगा नई अरे बनाएंगे, पुराने वाला डेटा नहीं में रखेंगे, पुरानी वाले को डिलीट कर देंगे। समझ आ रही है? हाँ? अब फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता रन टाइम पे डेटा हमारे 10 डेटा मेंबर आएंगे, 10 एलिमेंट आएंगे, वो 10,000 एलिमेंट आएंगे, हमें तो नहीं पता ना। आप अगर एडवांस में मेमोरी रिजर्व कर लें 10,000, तो हो सकता है कि वो 10,000 से एक्सीड कर जाए, फिर क्या करेंगे? समझ आ रही है ना? हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरे रन टाइम पे जनरेट करेंगे। अगर अरे का साइज फुल हो गया तो फौरन उसको डबल कर देंगे। समझ आ रही है? डबल कैसे करेंगे? सिंपल है, एक न्यू अरे बना लेंगे जो पहली वाली अरे की कैपेसिटी के डबल होगी। समझ आ रही है? फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो अरे बन रही है उसका साइज हमने 1 रखा हुआ है। डबल कैपेसिटी से हमारा ये कि फर्स्ट टाइम जो होगा, ये जो हमारा पॉइंटर होगा वो नल होगा, तो दिस पॉइंटर को हम इनिशियलाइज करें न्यू नोड, और उसमें हमने 1 रखा हुआ है। 1 से हमारा कि ये जो नोड है ये स्ट्रक्चर है, तो एक इंडेक्स वाला हमारे पास एक उसका इंडेक्स बनेगा, और उसका एड्रेस कहाँ पे होगा, इस पॉइंटर के अंदर होगा, और उसमें हमने कैपेसिटी के में साथ रख दिया कि इसका साइज 1 है, रिटर्न कर देंगे। लेकिन जब दूसरी वैल्यू हीप के अंदर रिजल्ट होगी तो कैपेसिटी तो डबल होनी होगी, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक न्यू पॉइंटर और न्यू हमारे पास अरे आ जाएगी जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। मैंने आपको पहले बताया आप अरे बना सकते हैं इंटीजर की, अरे बना सकते हैं कैरेक्टर की, स्ट्रिंग की, वो सेम डाटा टाइप है। लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर की अरे बनाएंगे तो इस तरह बनेगी। समझ आ रही है क्या? आपके पास जो होती है उसमें डास बॉक्स के अंदर हमें मेमोरी की लोकेशन होती है, स्टार्ट यहाँ से वहां तक हो रही है, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना। आपके पास एक्चुअली वहां पे एरिया तो होती नहीं इस तरह असेंबली के अंदर। जी, असेंबली में आपके पास मेमोरी होती है, आप उसको यूटिलाइज डास बॉक्स के अंदर आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं उसे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्ट पता है, आपका स्टार्टिंग एड्रेस ये है, हमारे पास मेमोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, 010 ओरिजिनेट करते ना 0100 से। समझ आ रही है ना? वहां से आगे आप मेमोरी को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका जो नामी डेटा होता है 010 से स्टार्ट होता है, जंप स्टार्ट 3 बाइट लेती है, वहां से आगे आप इंडेक्स यूज कर सकते हैं अपनी मेमोरी। ओके, सही। आपके पास जो डास बास में जो आपके पास मेमोरी एक्सेसिबल होती है ना, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है ना, वहां से आगे आप मेमोरी यूज कर सकते हैं। आपके पास एक आपने डिफाइन स्टार्टिंग वेरिएबल रखा हुआ ना, आपने फॉर एग्जाम्पल डेटा रखा, उसमें एक डिफाइन वर्ड किया हुआ है, आप उसको एड्रेस पता 0103 है, तो उसमें 2 प्लस ऐड करें, फिर 2 ऐड करते जाए, 2 ऐड करते जाए, तो उस मेमोरी लोकेशन पे आप वो वैल्यू रख सकते हैं। जैसे आपके पास डेस्टिनेशन पॉइंटर के थ्रू आप 2 प्लस करके मेमोरी, आपके पास एक डेटा लेबल है, लेबल से एक मेमोरी आपका स्टार्टिंग एड्रेस आ गया, वहां से आप 2 बाइट आगे करते करते उस मेमोरी को आप राइट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास मेमोरी की डायरेक्ट आपके पास एक्सेस है। समझ आ रही है? साढ़े 16 बिट्स की बात हो रही है क्या? साइज इंक्रीज करना? नहीं, और कोई तरीका नहीं। कैसे करें? साइज कैसे इंक्रीज किया था? साइज इंक्रीज करना है अरे का, कैसे? नहीं अरे तो बनाएंगे ना, तो वही कर रहे हैं, बात सुने, यहाँ भी वही हो रहा है। पहले हम नई अरे बना रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, पुरानी अरे का डेटा नई अरे में रख लें। पुरानी अरे 5 थी, 5 वाला पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अभी जो न्यू अरे बनेगा साइज डबल होगा, और उसके बाद पुरानी वाली को हम क्या कर रहे हैं,
डिलीट कर रहे हैं, और जो न्यू अरे है उसको पुराने वाले पॉइंटर पे असाइन कर रहे हैं। क्या कैसे? अरे का साइज अगर आपने 5 डिफाइन कर दिया ना, जब आप 5 आपने एलिमेंट ऐड कर दिए, 6 तक आप साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, समझाइए। अब अरे का जो आपका साइज होता है, आपने एक अरे कर ली, बेशक आप रन टाइम पे भी अरे डिक्लेयर करें, आपने एक रन टाइम पे अरे बनाई है, लेकिन जब उसको 5 इंडेक्स मिल जाएंगे, अब रन टाइम पे भी उसका साइज चेंज नहीं होता। उसके लिए क्या है, फिर आपने एक नई अरे बनानी होगी जो उसके साइज के डबल हो गई या जितनी भी ज्यादा साइज की होगी, समझाइए। चाहे आप अरे कंपाइल टाइम पे बने या रन टाइम पे बने, जब एक रे का साइज डिफाइन हो गया, फिर उसका साइज चेंज नहीं हो सकता, सही है। ओके, ये सिंपल हमारे पास मेथड है कैपेसिटी डबल करने का। दिस आपके पास डिफॉल्ट पॉइंटर है क्लास का, डिफॉल्ट क्या है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का। अगर आपने उस क्लास के किसी भी फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को या डेटा मेंबर को एक्सेस करना हो, तो आप विदाउट उसका क्लास का पॉइंटर बनाए बगैर दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये पॉइंटर है तो इसीलिए इसके साथ ये एरो ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट पॉइंटर है, जो बिल्ट इन है, सही है जी। ओके, ये सिंपल कैपेसिटी डबल करने का है। इस मेथड में हम दोबारा आएंगे, क्या आएंगे, दोबारा आएंगे, इसको दोबारा देखेंगे। फिर हमारे पास शिफ्ट ऑफ का ऑपरेशन है, ये 3 to 4 लाइन्स हैं, जब इंसर्ट कर रहे होंगे साथ साथ इसको दोबारा देखेंगे। फिर हमारे पास शिफ्ट डाउन का है, और ये कंस्ट्रक्टर है, देखें जब भी फर्स्ट इस हीप का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हमारे पास स्टार्टिंग में जो पॉइंटर होगा, बेसिक जो अरे को पॉइंट करेगा, वो नल होगा, कैपेसिटी इसकी 0 होगी, टोटल आइटम भी 0 होंगे, समझ आ रही है जी, ठीक है। और अब इस हीप का ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, हीप का साइज कितना होगा। और ये हमारे पास एक एसेट वाला एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अगर हमें लूप को टर्मिनेट करना हो किसी भी प्रोग्राम में, आप क्या यूज करते हैं, अगर आपने फंक्शन को टर्मिनेट करना हो, ये वाला, ये बिल्ट इन हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि अगर इसके अंदर जो कंडीशन होगी अगर ट्रू होगी, तो ये प्रोग्राम नॉर्मली क्या चलेगा, नॉर्मली कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। कर रहा इफ एल्स वाला काम है, लेकिन इफ एल्स एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, ये पूरे प्रोग्राम लेवल पे आपके पास कर रहा है, पूरा हमारा प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ये ऊपर हमारा हमने एक लाइब्रेरी ऐड की हुई है एसेट वाली, ठीक है। ऐसा खास फंक्शन नहीं, जस्ट मैंने बता दिया, इसमें कहीं भी आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाने का इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसका पर्पस ये है कि अगर आप इसका जो फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपने जो एक कंडीशन रखी हुई है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, प्रोग्राम नॉर्मली कंटिन्यू करेगा, आपका फ्लो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे जो आपकी आउटपुट आ रही है, वहां पे आपको एक एक्सेप्शन बताएगा कि जिस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हुई है और प्रोग्राम आपका क्लोज हो चुका है, ठीक है जी। वो मैंने कमेंट में लिखा हुआ है, आप बाद में शेयर कर लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास है इंसर्ट का मेथड है, और गेट मैक्सिमम का, और अगर आपने डिलीट करनी है, और एम्प्टी का है, और डिलीट ऑल का है। और उसके बाद फिर हम मेल से क्या करते हैं, कॉल करते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी पहले हम कोड लिखेंगे, फिर दोबारा हम कोड पे आएंगे, लाइन बाय लाइन इस कोड को एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ हम डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कैसे हो रहा है, शिफ्ट अप कैसे हो रहा है, शिफ्ट डाउन कैसे हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगी, आपके पास कोड चलेगा, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, सही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से बिस्मिल्लाह करें और स्टार्ट कर लें लिखना, और कोशिश करें समझने की, नहीं आती कोई मसला नहीं, फिर हम बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे, सही है। चलें शाबाश। हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर आप जब आपका कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ना हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये पढ़ा था ना या नहीं पढ़ा था। अगर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन ना हो, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर थोड़ा ऑटोमेटिकली उसको कर देता है, समझ आ रही है ना। लेकिन अभी जो है हमारे पास डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो नहीं है, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है,
तो क्या इस सूरत में ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज होगा कि नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? नहीं हो ही नहीं का, नहीं नहीं हो सकता, इसके रीजन बताएं। ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे हम रन करेंगे, हमें एरर देगा। हमने ये चीज नहीं डिस्कस की थी, अगर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। तो इरसा खान, हमने क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ पे? बताएं क्यों नहीं कॉल होगा, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा? आप बताएं। हाँ क्या हो रहा है, कुछ पता है क्या हो रहा है? हमने कहा था एक क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो क्या होता है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ऐसा ही है। अगर कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर नहीं है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसको मानते हैं ना? समझ आ रही है? अब हमारे पास इस क्लास का जो है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, लेकिन हमने जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको हमने कमेंट आउट कर दिया है। एक कंस्ट्रक्टर और है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो, लेकिन वो नहीं हो रहा, क्यों? रीजन बताएं। हाँ, उससे क्या होगा? जी देखें, मैं इसको करता हूं कमेंट, बात सुने, अभी सुने। इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है? क्यों होगा? कंस्ट्रक्टर तो हमने डिफाइन नहीं किया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली होगा, मानते हैं ना? अभी इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ना डिफॉल्ट ना पैरामीटराइज, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे ही है। आप बताएं, अब बनेगा अगर हम ये इस तरह बनाना चाहें? हाँ, अब नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना, वो हमने ओवरराइड कर दिया। जब आप अपनी क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो ओवरराइड हो जाता है। समझ आ रही है ना? इट्स मीन इस क्लास का जब तक कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर नहीं आएगा इंटीजर टाइप का, तब तक इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं हो सकता, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अगर इसको अनकमेंट करते हैं बताता हूँ। अब हमने क्या कर दिया, हमने डिफॉल्ट भी ऐड कर दिया। समझ आ रही है? अब इस डिफॉल्ट ने जो नॉर्मली होता है उसको भी ओवरराइड कर दिया। अब इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ये वाला क्या होगा, ये वाली वैल्यूज, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये डिफॉल्ट वाला, और उसमें ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं थ्रू कैपेसिटी वाला, ये वाला कॉल होगा। समझ आ रही है? लेकिन अगर आपके पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, नहीं आपने इनिशियलाइज किया, नहीं यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन आपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दिया है, तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बनेगा, डिफॉल्ट के थ्रू कभी भी नहीं बन सकता। समझ आ रही है? सिंपल है ना? हाँ करेंगे ना, ऐसे नहीं करते होते। दोनों, हम दो, हम हमारे पास होते हैं कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट होता है, जब विदाउट पैरामीटर वो होगा। अगर हम चाहते हैं कि पैरामीटर ही पास हो तो हम उसके लिए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। नहीं, फिर ये वाला होगा। हाँ, फिर पैरामीटराइज वाला होगा, क्योंकि वो राइट वाला कॉल कर रहे हैं आप। नहीं, डिपेंड करता है ना सिचुएशन, आपका पे कॉल कर रहे हैं। कभी कभार आपको एक ऑब्जेक्ट बनाता है जो बिल्कुल स्टार्ट से हो, उसमें कोई पैरामीटर नहीं बाज रहे। कभी कभार आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता है कि स्पेसिफिक वैल्यूज को साथ पास करते हैं, जब क्रिएट हो तो इसकी ये वैल्यू हो, उसलिए फिर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। समझ आ रही है? और कभी कभार आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता है कि जो बिल्कुल स्टार्ट से ना लो, उसको कोई वैल्यू सेट ना हो, तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बनाते हैं। लेकिन कभी कभार आप चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट ऐसा बनाएं कि वो जब ऑब्जेक्ट बने तो उसमें ये पैरामीटर भी साथ सेट हो जाएं, उसके लिए फिर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हो, तो वैल्यू उसके अंदर जाके सेट कर देते हो, जैसे यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना यहाँ पे। एनीवे वो कंस्ट्रक्टर बैक आ जाते हैं इसका। जी, रहने दें, कोई मसला नहीं है इसका, इसके हीप के साथ अलग भी नहीं है वैसे।
वो का कंसेप्ट था। ओके जी, जब हमारे पास इसका ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा, इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला, ठीक है जी। स्टार्ट में हमारे पास रे का जो पॉइंटर है वो भी नल होगा। स्क्रीन पे देखिए, वर्ड सुने, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा किसी से भी जो मुझे इधर उधर देखता हो नजर आए या बात नहीं करता नजर आए। स्टार्ट में अरे हमारे पास का जो पॉइंटर हो क्या होगा, नल हो, किसी भी अरे को पॉइंट नहीं कर रहा होगा। कैपेसिटी क्या होगी 0, टोटल आइटम होगी 0। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लूप चलाई हुई है। क्या लगाई हुई है? लूप 1 से लेके 200 तक। और इस हीप के अंदर हम इंसर्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं। पहली जो वैल्यू हमारी की को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी हमारी वैल्यूज को, मतलब हम 2 एलिमेंट हम एट अ टाइम स्टोर कर रहे हैं अपनी उस एक पोजीशन पे, क्योंकि हमारे पास जो अरे बन रही है वो स्ट्रक्चर की टाइप की है, और स्ट्रक्चर के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। हम उसके अगर हम 3 करें तो हम 3 पैरामीटर भेज सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पे एक नोड के ऊपर, एक नोड पे ऊपर हमारा उसका लेफ्ट का एड्रेस होता था, राइट का एड्रेस होता था, उसका डेटा भी होता था, ऐसे ही है ना। ऐसे जो हम यहाँ पे अभी एक इंडेक्स है उसके अंदर ऊपर 2 वैल्यू स्टोर हो रही हैं, ठीक है जी। तो अब जब ये इंसर्ट होगी, अभी एक्चुअली वर्क कैसे करेगा आप देखें। जो ये इंसर्ट हो रही है, हम साथ में क्या कर रहे हैं, डिलीट। फिर हमारे पास लूप लगी हुई है 200 से, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अब हमने गौर से देखना है, हम यहाँ से 200 इंसर्ट करेंगे, यहीं पे साथ हम नोड ही बनाएंगे, फिर देखेंगे कि हीप ऑटोमेटिकली शिफ्ट अप शिफ्ट डाउन कैसे होती है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने इसको पास किया है, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर में 201 गया, सेकंड में क्या गया 201, और इंसर्ट का फंक्शन कॉल हुआ है। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? इंसर्ट का। और फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है, ऊपर लाइन को हम कमेंट कर दें थोड़ी देर के लिए। और अब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये भी फर्स्ट टाइम बना है। जब ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम बनेगा तो हमारे पास ये चीजें सेट होंगी, पॉइंटर नल पे होगा, कैपेसिटी 0 होगी, टोटल आइटम भी 0 होंगे। इससे अथवा करते हैं ना। ओके, अब जब फर्स्ट टाइम इंसर्ट का मेथड कॉल होगा, इसमें क्या पैरामीटर जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में 201, सेकंड आई में भी 201। अब हम चले जाते हैं इंसर्ट वाले मेथड में, वहां पर जाके देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ये है जी। अब देखें जी, यहाँ पे भी हमारे पास 201 पैरामीटर इंटीजर आएगा, वैल्यू में भी 201, सही है। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, और से सुनना है, इफ दिस डॉट टोटल आइटम इज इक्वल टू दिस डॉट कैपेसिटी, स्टार्ट में टोटल आइटम भी 0 है एंड कैपेसिटी भी 0 है, ऐसे ही है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और डबल कैपेसिटी वाला क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। मेथड क्या, ये मेथड क्या है, डबल कैपेसिटी में चले जाते हैं कि अभी फर्स्ट टाइम हमारा जो अरे है वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम ये कंडीशन कॉल होगी। क्यों? टोटल आइटम 0 है, इसका मतलब अभी तक हमारे पास हीप में कोई भी आइटम नहीं है, और कैपेसिटी भी 0 है, इस मीन उसका साइज भी कोई नहीं है। समझ आ रही है ना। ऊपर डबल कैपेसिटी वाले फंक्शन में जाते हैं। अब जब डबल कैपेसिटी वाला फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अरे जो पॉइंटर है वो इक्वल टू नल है, यस, फर्स्ट टाइम ये नल होगा, और ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। क्या होगी? ट्रू होगी। और अब उस पॉइंटर को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन रही है, अरे बन रही है। अगर यहाँ पे हम कर दें ना, इसका क्या मतलब है, इंटीजर टाइप अरे बनाओ, डायनामिक अरे, इंटीजर टाइप। लेकिन हम अरे किस टाइप बना रहे हैं, नोड। नोड टाइप मीन हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से, ठीक है ना। कुछ होती है सिस्टम बिल्ट इन डिफाइंड डेटा टाइप, वही इंटीजर है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, फ्लोट है। एक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसमें आती है हमारे पास कंस्ट्रक्ट क्लासेस एंड स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। ओके जी, अब इसका क्या मतलब है, जब हम इंट 1 करते हैं इसका मतलब है अरे का साइज क्या होगा 1। अगर इसमें मैं 10 कर दूं इसका मतलब क्या होगा 10 साइज की इंटीजर अरे। लेकिन अभी मैंने क्या किया, नोड उसके बाद, इसका मतलब ये है कि एक अरे बनाओ जिसकी टाइप नोड हो और उसका साइज क्या हो 1, मीन उसके अंदर एक ही इंडेक्स हो, ठीक है जी। और कैपेसिटी को हम क्या कर रहे हैं 1, मीन एक कैपेसिटी एक इंटीजर है जो बता रहा है इसके अंदर एक ही आप रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, एक ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं और रिटर्न कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब होगा ना
यहां से रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न क्या करता है फंक्शन को? टर्मिनेट, मीन नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी ये वाली, समझ आ रही है ना? तो हमारे पास, हम अगर यहाँ पे इसको मेमोरी में देखें, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये, सॉरी, हमारे पास ये एक बना है इंडेक्स, ठीक है, ये हमारे पास की का है और ये वैल्यू का है, एक ही इंडेक्स है इसका। इसका एड्रेस क्या होगा? 0 होगा। फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस क्या होता है? 0 होता है, मतलब 0 इंडेक्स होता है। ओके जी। अब उसके बाद जब वापस कंट्रोल हमारा इंसर्ट वाले मेथड में आएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा, आएगा ना यहाँ पे। डबल कैपेसिटी ने क्या किया? एक अरे बनाई है जिसका साइज 1 है और वापस रिटर्न आ गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? उसी अरे को यूज कर रहे हैं। अरे का क्या था? एक ही इंडेक्स था, और जो फर्स्ट इंडेक्स होता है अरे का, उसमें उसका जो होता है इंडेक्स नंबर होता है 0। तो टोटल आइटम स्टार्ट में हमारे पास क्या होंगे? 0। तो 0 वाले इंडेक्स पे हमने उसकी की पे हमने अपनी की रख दी और उसके वैल्यू पे हमने वैल्यू रख दी। अब आपने यहाँ भी एक चीज समझने वाली है, अभी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ 2 ही हमारे पास वेरिएबल हैं, की एंड वैल्यू। हम कोई और डेटा रख सकते हैं, रोल नंबर रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं, कुछ और डिटेल भी रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पैरामीटर होगा जो इंटीजर टाइप का होगा, जिसकी बेस पे हम नोड की शिफ्टिंग करेंगे कि उसकी वैल्यू हायर है, दूसरा वैल्यू नोड से छोटा है। तो यहाँ पे हम वो की है, की बेस पे हम कह रहे हैं कि इसकी की हाई होगी तो ऊपर होगा, मैक्सिमम हीप है ना, जिसकी वैल्यू मतलब की के जो इंटीजर टाइप है उसके अंदर जो वैल्यू की टॉप पे होगा। दूसरी की हम की बेस पे हम कंपेरिजन करेंगे नोड की। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ये डिफरेंट भी हो सकती है, समझिए? ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आप जब हीप को इंप्लीमेंट करेंगे इन रियल लाइफ तो आप इस तरह से ज्यादा वैल्यूज के अंदर स्टोर कर सकते हैं, समझ आइए? लेकिन एक आपके पास इंटीजर टाइप की जरूर होनी चाहिए कि जिसकी बेस आप नोड का कंपेरिजन करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पहले वो इंटीजर या फ्लोट में होगा तो आप कंपेरिजन करेंगे, स्ट्रिंग या कैरेक्टर में होगा तो आप उसका कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी? अब आपने गौर से देखना है। अब इसके फर्स्ट इंडेक्स में जब ये वैल्यू आएंगी तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 201 कामा 201 ऐसे ही है जी। मैं एनीवे इसको क्या कर देता हूँ कि मैं जस्ट 201 ही लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। मैं क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वजह से ओके। टू 201 इसके फर्स्ट इंडेक्स से पढ़ा हुआ है, आपने गौर से देखना है। उसके बाद कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है? शिफ्ट अप। कौन सा परफॉर्म हो रहा है? शिफ्ट अप। शिफ्ट अप हमने कहा था जब भी एक नया नोड हम इंसर्ट करेंगे तो अपने पेरेंट के साथ जाके कंपेयर होगा कि उससे छोटा बड़ा है कि नहीं है, ऐसे ही है जी। और इसमें ये टोटल आइटम क्या अभी 0 है, टोटल आइटम में वैल्यू क्या है? 0। ओके जी। तो अगर इसको हम साथ साथ मेमोरी में देखें तो मेमोरी में अगर हम ट्री की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास एक नोड बनेगा, ठीक है, इसका इंडेक्स है 0 और इसमें 201 पड़ा हुआ है जी, मैक्स हीप के लिए, ये कोड मैक्स हीप के लिए, ठीक है जी। अब आप देखें जब ये शिफ्ट अप का फंक्शन कॉल होगा तो हम चले जाते हैं शिफ्ट अप में। अब यहां पे इंडेक्स आया, इंडेक्स क्या आया? 0। इंडेक्स क्या आया? 0। तो 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू, रिटर्न। रिटर्न क्या करता है? फंक्शन को टर्मिनेट, फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू क्यों नहीं है? क्यों? ये कंडीशन है जो बता रही है अभी हमारे पास एक ही नोड है, तो ये इसका कोई पेमेंट है ही नहीं है, इसलिए ये किसी और के साथ कंपेयर होगा ही नहीं, ठीक है जी। ओके, वापस इंसर्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या होगा? टोटल में +1, टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके जी, एक वैल्यू इंसर्ट होगी तो मेमोरी में हमारे पास क्या होगा? अरे में एक ही अरे होगी जिसका साइज भी अरे होगा, और अगर उसको ट्री की फॉर्म में देखें तो एक नोड होगा, उसका इंडेक्स 0 है और उसमें वैल्यू 201 पड़ी हुई है। अब जब हमने मेन से हमने बनाया तो मेन से हमने लूप लगाई हुई है, नेक्स्ट टाइम ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, क्या कॉल होगा? फंक्शन दोबारा कॉल होगा, तो वैल्यू क्या जाएगी? 202।
अब 202 जो हम जाके देखते हैं z वाले फंक्शन में, अब वो कैसे ऑपरेट होगा, अब हमने देखना है 202 यहाँ पे आ जाए। टोटल आइटम की वैल्यू लास्ट टाइम क्या हुई थी 1, कैपेसिटी भी क्या हुई थी 1, ये दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अरे है वो फुल है, इसकी कैपेसिटी क्यों नहीं चाहिए, डबल होनी चाहिए। हमने डबल कैपेसिटी क्या किया, या ज्यादा होना चाहिए, हमने इसको कॉल किया। अब डबल कैपेसिटी में जाएंगे, उसमें क्या कर रहे हैं, अभी आपको डबल कैपेसिटी की सही समझ आएगी। अब जो हमारा ये पॉइंटर होगा, ये नल को तो पॉइंट नहीं कर रहा होगा, क्यों, ये जो हमारा बेसिकली इसका कोई एड्रेस होगा 0x फॉर एग्जाम्पल 80 है, तो जो हमारा स्टेट ए आ रहा है वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। अभी वो नल नहीं होगा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। क्या होगा, ये ट्रू नहीं होगी। कैपेसिटी की वैल्यू क्या थी 1, तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हुआ 2, न्यू कैपेसिटी क्या बन गई 2। और फिर हमने एक न्यू अरे बनाई, क्या बनाई, न्यू अरे, जिसका साइज कितना हो, जिसमें कितने इंडेक्स होंगे 2। देखें यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, ये इंट है ना, तो न्यू कैपेसिटी में क्या आ रहा है 2, तो आप 2 इंडेक्स की अरे बना रहे हैं। लेकिन वही काम आप बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर नोड, तो अभी क्या होगा मेमोरी में देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको समझाऊं कि अभी नई अरे जो बनेगी वो कैसे बनेगी। ठीक है, इसके 2 ही इंडेक्स हैं, इसका साइज कितना अभी 2, जो नई अरे बनी है 2 है, ये आपका 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है। ठीक है, अभी पहली वाली भी पड़ी हुई है, पहली के अंदर डेटा हमारा पहली अरे के अंदर है, तो उसका साइज 2 होगा। नहीं, हमने नई अरे बनाई है जिसका साइज 2 इंडेक्स है, हमने एक नई अरे बनाई है, देखे ना। हाँ, इवन क्या हमने पहले वाले का साइज यूज किया, पहले वाले का साइज क्या था 1, 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसका हमने डबल कर दिया। अब हमारे पास वही पर उसको हम डिलीट करेंगे बाद में, क्योंकि हमने डायनामिक अरे बनाई है ना। हमने क्या बनाई है, डायनामिक अरे, तो डायनामिक अरे को हम डिलीट भी करेंगे। लेकिन हमने एक न्यू अरे तो बना ली है, तो प्रीवियस अरे का डेटा भी हमने न्यू अरे में पहले कॉपी करना है। तो ये जो लूप लगी हुई आई 0 आई लेस देन टोटल आइटम, टोटल आइटम हमारे पास 1 है, तो ये 1 टाइम चलेगी। इसके इसके जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 201, ठीक है जी। और इसके बाद इफ अरे इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट। तो जब इसको डिलीट करेंगे तो जो हमारी ओल्ड अरे होगी ये हो जाएगी डिलीट। जी, हमने कहा था हमारे पास 2 सिनेरियो हैं कि हम 0 से स्टार्ट करें या फिर हम अपने अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम फार्मूले को अपडेट करेंगे। तो मैंने कहा था, मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन किया हमने 0 स्टार्ट 0 से लिख किया है, लेकिन हमने अपने फार्मूले को अपडेट किया हुआ है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप 0 से स्टार्ट ना करें, आप करें 1 से, लेकिन आपको फिर इंडेक्स मेंटेन करना होगा। समझ आइए, दोनों सिनेरियो से आप कर सकते हैं। अभी जो सिनेरियो हमने अपने फार्मूले को थोड़ा अपडेट किया है वो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी जो है जी, इस लाइन तक ओल्ड रे हमारी क्या हो गई है डिलीट, और उसके बाद डेटा हमारा न्यू में कॉपी हो गया, और न्यू कैपेसिटी कितनी बनी है 2, वो एक्चुअल कैपेसिटी में राइट हो गई है। और ये न्यू जो अरे बनी है इसका हमने एड्रेस किसमें पास कर दिया, इस अरे वाले पॉइंटर में। तो यहाँ पे जो अरे वाला एक पॉइंटर बनेगा, ये बेसिकली इसका कोई भी एड्रेस हो, मैं हम कह दें ये 72 है, वो बेसिकली इसको क्या कर रहा होगा, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। ऐसी है जी। अब देखें, अभी अरे का साइज जो डबल हुआ है, अभी नई वैल्यू जो 202 आई थी वो बेसिकली भी यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुई, यहाँ से कंट्रोल वापस होगा, वापस जाएगा इंसर्ट वाले मेथड में। कहाँ पे, नीचे, ओके जी। जब वहां पे होगा तो अब क्या होगा, टोटल आइटम्स 2 थे, 2 इंडेक्स से वो की चली जाएगी, वही वैल्यू 2 वाले इंडेक्स जो बेसिकली 1 इंडेक्स है, यहाँ पे हमारे पास 202 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने गौर से देखना है क्या आ जाएगा 1 इंडेक्स पे 202, और फिर शिफ्ट अब ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। लेकिन अगर इसको हम ट्री के फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक नया नोड बनेगा, वहां पे क्या आएगा। लेकिन अगर देखा जाए अभी ये हीप नहीं है, मैक्स हीप नहीं है, 202
हम ऐसे मैक्सिमम निकालें 202 जाना चाहिए ऊपर, वो नीचे आना चाहिए, मतलब स्वैप होने चाहिए। हमने निकाल किया शिफ्ट आपका ऑपरेशन, उसमें हमने कौन सा डेस्क पास किया, टोटल आइटम क्या है उसमें, वैसे स्टार्ट में 0 थी, अभी 1 आई है उसमें क्या है 1 जी, कौन सी नहीं हो रही, पुरानी वाली हमने डिलीट किया ना हमने, ये है ना, ये पॉइंटर है, ये आर लिखा हुआ है, ये पॉइंटर है, ये नहीं हो रहे जी जी, ये उसको हमने पॉइंटर के ऊपर साइन किया ना, फिर उसके इंडेक्सेस पे हमने अपनी की रख दिया है और वैल्यू पे हमने अपनी वैल्यू रख दी है, फिर हमने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब जब हम शिफ्ट ऑफ करेंगे, आप देखें अभी इंडेक्स क्या आया 1, 1 इज नॉट लेस देन 1, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। अब हम देखें हमारे पास ये क्या है चाइल्ड है, चाइल्ड से हमने उसके पेरेंट का इंडेक्स निकालना है। हमने क्या कहा था, क्या फॉर्मूला है, चाइल्ड को डिवाइड पे करेंगे 2, लेकिन अभी हमारी अरे स्टार्ट हो रही है किससे 0 से, तो हम उसमें से 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे 1 माइनस, तो हमने क्या किया इंडेक्स -1 डिवाइडेड बाई 2, क्यों अरे एक इंडेक्स पहले से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसमें 1 माइनस करेंगे। अभी एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे 1 माइनस करें, अपने फार्मूले को अपडेट करें, या फिर हम अरे के 0 इंडेक्स को यूज ही नहीं करें, हमेशा 1 से स्टार्ट करें, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप इस तरह करें, वो जब हम लेफ्ट राइट करेंगे, अभी हम चाइल्ड से पेरेंट की तरफ आ रहे हैं, उस नीचे फार्मूला है दूसरे वाला, बताता हूँ उसके ऊपर। ओके जी, 1 आया, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 0, इसका क्या मतलब है, इसका जो पेरेंट है वो किस पर पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, बाकी ये 202 का जो इंडेक्स है वो 0 पे पड़ा हुआ है। अब यहां तक ठीक हो गया। अब हमने देखना है ये इंडेक्स वाली जो की है ना, ये किसकी है चाइल्ड की 202 की, अगर वो ग्रेटर है अपने पेरेंट से, पेरेंट की जो की है, तो आप देख लें ये जो चाइल्ड की है ये ग्रेटर है किससे पेरेंट से, कंडीशन ट्रू होगी, तो सिंपल हमारे पास स्वैप का बिल्ट इन फंक्शन है। हम क्या करेंगे उसको ये वाली वैल्यू दे देंगे अरे ऑफ इंडेक्स, और ये बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है उनका मेमोरी एड्रेस लेता है, मतलब कि कॉल पे रेफरेंस होते हैं, तो इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ेगी वो पेरेंट वाले इंडेक्स में चली जाएगी और वो वाली यहाँ पे आपस में स्वेप हो जाएंगी सिंपली। तो क्या होगा ये जो आपके पास 202 है ये 202 ऊपर चला जाएगा, 201 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्चुअली अरे के अंदर भी ये ऐसे ही शिफ्टिंग होगी। ठीक है जी, अभी ये क्या होगा ये मेंटेन होगी है ना मैक्सिमम में। उसके बाद दोबारा हम शिफ्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन किसके ऊपर पेरेंट के ऊपर, पेरेंट की वैल्यू क्या थी 0, अब इसका पेरेंट कोई और है ही नहीं है। अब शिफ्ट अप जब आएगा यहाँ पे हम अभी पेरेंट में 0 पास करेंगे, तो जब 0 का ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, वापस रिटर्न आएगा, ये रिकर्सिव कॉल है, इस तरह वापस वो पेरेंट से ऊपर जाएगा नहीं, क्यों इसका आगे ऊपर कोई और पेरेंट नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं फिर डिलीशन पे आते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर लूप चलेगी 203, क्या होगा जी 203। अब अपने गौर से देखना है, अब जब 203 होगा रे का साइज तो हमारा फुल है, इंसर्ट वाले फंक्शन में जाते हैं, हाँ ये इंसर्ट वाला फंक्शन है, थोड़ा सा फ्लो के साथ जाते हैं ना ताकि समझ भी है ना आपको। ये इंसर्ट वाला टोटल आइटम 1, कैपेसिटी भी 1 है, ऐसे ही है, हाँ तो ये दोनों क्यों ला जाएंगे नहीं, हाँ हाँ वो टोटल आइटम 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जाकर ना यहाँ पे उसको प्लस नहीं किया था, तो ये बेसिकली यहाँ पे प्लस भी होगा, शिफ्ट के बाद टोटल आइटम प्लस भी हो रहा है, तो 1 से ये 2 हो जाएगा। तो जब हम थर्ड एलिमेंट करेंगे तो हमारे पास टोटल आइटम भी 2 होंगे, कैपेसिटी भी 2 होगी, 2 इज इक्वल टू 2, तो इस मीन के हमारे जो अरे का साइज फुल हो गया, हम इसकी कैपेसिटी क्या करनी है डबल करनी है, तो वापस डबल कैपेसिटी वाले फंक्शन में जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अभी आपको यहाँ पे पैटर्न समझना चाहिए कि हमारे का साइज एक्चुअली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हम एक नई अरे बना रहे हैं उसके डबल साइज की, और पुरानी वाली वैल्यू उसमें स्टोर करके पुरानी वाली को डिलीट कर देते हैं, इस तरह हम साइज उसका इंक्रीज कर सकते हैं रन टाइम पे। ठीक है जी, सिंपली हम कह रहे हैं ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, कैपेसिटी की वैल्यू के लिए क्या थी 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई होगी और न्यू कैपेसिटी 4 की क्या बन जाएगी अरे,
तो आपके पास म्यूनी में इसी तरह क्या बनेगी, एक और एरे बनेगी जिसके इंडेक्स 4 होंगे, ठीक है जी। और फॉर्म पे ये हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो पुरानी वैल्यू है वो न्यू पे क्या होंगी, वेप होंगी। 202 इधर आ जाएगा, 201 अभी नई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई और पुरानी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इसको यहां से डिलीट कर लेते हैं, सही है। और अब जो हमारा पॉइंटर होगा ARR, वो बेसिकली इसके फर्स्ट एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। अब इसके बाद दोबारा कंट्रोल रिटर्न होगा इंसर्ट वाले मेथड में, ऐसे ही है। दिस, ठीक है जी, डबल पेस्टी होगी। अब टोटल आइटम में क्या था, 2 था ना, 2 इंडेक्स पे की हमारी प्लेस होगी 203, 2 पे हमारे पास आ जाएगी 203। अगर हम ट्री में देखें तो हमें ट्री में इसको हम ऐसे देखेंगे 203। अब हम देखें ट्री की फॉर्म में भी देखें, अब इसका जो पेरेंट है शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंसर्ट करके, अब ये वैल्यू किस इंडेक्स पे इंसर्ट हुई है, इंडेक्स 2 पे, टोटल आइटम भी 2 हैं, तो वो इंडेक्स हमने शिफ्ट आपको क्या कर दिया, पास कर दिया। मीन ये चाइल्ड ऐड हुए, इसको अपने पेरेंट्स से कंपेयर कर चेक करो, अगर चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है तो स्वैप कर दो, डेफिनेटली चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है तो अब जाते हैं शिफ्ट ऑफ वाले फंक्शन में। शिफ्ट ऑफ क्या करेगा, शिफ्ट ऑफ सिंपली इंडेक्स 2 आया, ये कंडीशन फॉल्स है। अब मीन अब 2 आया तो हमें इसका पेरेंट चाहिए, इसको हम अपने पेरेंट से कंपेयर कर सकें। पेरेंट का फार्मूला क्या है, इंडेक्स -1, मतलब जो जिस पोजीशन पे आपका चाइल्ड पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2। -1 इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि अरे हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से। अगर अरे हमारी 1 से स्टार्ट हो तो फिर -1 नहीं करेंगे, समझ आ रही है जी। और हमारे पास 2 - 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं, 0 आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे वो सीलिंग वो नहीं हो रहा, जो पहले आपका डेसिमल होगा वही होगा, पॉइंट वाली वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। इसका मतलब इसका इंडेक्स किस पोजीशन पर हुआ है, 0 पे। अब इसकी वैल्यू कंपेयर होगी आपस में, ये 203 इज ग्रेटर देन 201, कंडीशन ट्रू, दोनों को करो स्वैप, स्वैप कर दिए तो हमारे पास 203 यहाँ पे चला जाएगा 0 इंडेक्स पे, और 202 यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे 203 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और सेकंड सुने, इसके बाद जो पेरेंट इसका है वो 0 इंडेक्स पे, दोबारा पेरेंट के लिए यही शिफ्ट हम दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन शिफ्ट यहाँ पे आगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यही फंक्शन दोबारा अपने वो कॉल कर रहा है, रिकर्सिव कॉल हो रही है, तो वो रिटर्न हो जाएगा। मीन इसका और मजीद पेरेंट नहीं है, तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे और वापस फिर दोबारा इंसर्ट वाले मेथड में आएंगे और टोटल को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल अब क्या हो जाएगा 3, टोटल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो वैल्यू इंसर्ट होती रहेंगी वो ईव की फॉर्म में इंसर्ट होंगी, और यहाँ पे अब फाइनल हमारे पास देखें क्या होगा, हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी, 0 इंडेक्स पे होगी। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू उसके बाद होगी, थर्ड हाईएस्ट उसके बाद अरे के अंदर। लेकिन जब आप ट्री में देखेंगे रूट तो सबसे हाईएस्ट होगा, लेकिन हो सकता है उसका लेफ्ट राइट जो है उससे छोटे बड़े हो, तो राइट वाला लेफ्ट से बड़ा या लेफ्ट वाला राइट से बड़ा हो, समझ आ रही है। लेकिन अरे के अंदर जो है ना वो मोस्ट प्रॉब्ली लीफ नोड को छोड़ के बाकी सारा डेटा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको आप रन करके चेक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो हाईएस्ट वाला है वो पहले प्रिंट हो रहा है, समझ आ रही है जी। ओके, एग्जामिनेशन वो कॉल कर लेते हैं जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद डिलीशन पे आते हैं, फिर खत्म करते हैं, टाइम भी थोड़ा कम रहेगा। 204 इसके बाद क्या आएगा नया, 204 टोटल आइटम हमारे पास है 3, कैपेसिटी है 4, ठीक है जी। थर्ड वाले में आ जाते हैं। अब टोटल आइटम है 3, कैपेसिटी है 4, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब कैपेसिटी डबल वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा। यहां पे आ जाएं,
अरे यार 3 पे हमने 204 रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 204। लेकिन अगर आप देखें तो एक्चुअली वो क्या होगा, यहाँ पे एक नया नोड इंसर्ट होगा। अगर हम ट्री में देखें, एक नोड यहाँ पे इंसर्ट होगा 204, ठीक है। थोड़ा ये मेरे पास माउस है तो थोड़ा प्रिंटिंग इसलिए नोट होगा। लेकिन अभी देखें, अभी ऐसा रखें, अभी शिफ्ट वाला काम आएगा, इंसर्ट हो गया। दोबारा हम टोटल आइटम में क्या है, 3 है ना। टोटल आइटम की वैल्यू क्या है, किस इंडेक्स पे हुआ है, इंडेक्स कौन सा है, 3 है ना, 3 जाएगा। अब इस 3 के ऊपर हमने शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब चले जाते हैं यहाँ पे शिफ्ट वाले फंक्शन चले जाते हैं। शिफ्ट वाले फंक्शन में पहले इंडेक्स के क्लियर होगा, 3 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है, पहला इफ चलेगा ही नहीं, ठीक है जी। अब ये 3 चाइल्ड है, इसका हमने पेरेंट निकालना है। फार्मूला क्या है, इंडेक्स ओ 3 माइनस 1। माइनस 1 क्यों कह रहे हैं, अरे हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर अरे हम 1 से स्टार्ट करते तो फिर -1 ना करते। तो 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। इसका मतलब इसका पेरेंट कहाँ में पड़ा हुआ है, 1 पे। आप देख लें यहाँ पे इसका तो ये इसका इंडेक्स नंबर 1 बन रहा है रे में, मीन ये 204 और 201 यहाँ पे, ठीक है। अब देखें, अब क्या होगा, इनकी की कंपेयर होंगी कि यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ये बेसिकली 201 है इंडेक्स पे, सॉरी इंडेक्स पे वहां पे 204 पड़ी हुई है। ये इंडेक्स कौन से वाला है, जिसपे चाइल्ड एड हुआ है, वो 3 है। उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ग्रेटर है उसके पेरेंट से, मीन 204 इज ग्रेटर देन 201। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वैल्यू आपस में क्या होंगी, स्वाप होंगी। तो वैल्यू स्वाप ऐसे होंगी कि आपके पास ये 204 है यहाँ पे और 201 है, आपस में स्वैप होंगी और 201 यहाँ पे आ जाएगा और 204 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ही है जी। उसके बाद क्या होगा, अब यही शिफ्ट दोबारा कॉल होगा, क्या होगा दोबारा। अब इस पेरेंट में क्या गया 1, अब 1 जब आएगा, अब 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 2 0। अब क्या होगा, इस इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू और ये वाली आपस में कंपेयर होंगी, तो मीन ये वाली बड़ी है, कंडीशन ट्रू होगी, 204 यहाँ पे आ जाएगा। 204 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, क्या मुझे करने दें अभी। टू जीरो और यहाँ पे आ जाएगा और 20 ट्री यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्री की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो फाइनल ट्री बनेगी ये बनेगा हमारे पास 204 और यहाँ पे आएगा 203 और यहाँ पे 201 है। अगर आप ट्री में देखें ये 204 है, उसके राइट पे 203 202 उससे छोटी वैल्यू है। अब 203 के लेफ्ट पे 201 है, वो भी लेफ्ट है। दिस मीन ये जो हमारी एजर्शन हो रही है हीप के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, सुने, अब अगर हमने कोई चीज डिलीट करनी हो, ठीक है ना, क्या करना हो, डिलीट करनी हो, इसी अरे को यूज कर लें। इस अरे में से हमने मैक्सिमम नंबर डिलीट करना हो। अभी सिर्फ हम कौन सा केस देख रहे हैं, टाइम थोड़ा कम है तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं ना, डिलीट मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, डिलीट मिक्स। तो जो मैक्सिमम जो होगा वो हमेशा कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स पे। कहाँ पे होगा, 0 इंडेक्स पे। तो जब डिलीट वाले फंक्शन में जाएंगे डिलीट मिक्स में, अब देखें वो काम कैसे करता है, गौर से सुने। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं उसका साइज, टोटल आइटम इज नॉट इक्वल टू 0, 0 में प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर दो। अगर प्रोग्राम टर्मिनेट ना करने क्या होगा, वो उस मेमोरी को एक्सेस करेगा और उनको स्वेपिंग करेगा, तो ये मेमोरी आप रन टाइम पे आपका कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हम उस फंक्शन को क्या करें, टर्मिनेट करें कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो, अदरवाइज ठीक नहीं तो वो फंक्शन टर्मिनेट कर दो, ओके जी। उसके बाद देखें जी, एजर्ट का एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर जो हमने कंडीशन रखी होगी ना, ये वाली,
अगर ये ट्रू हो गई तो प्रोग्राम नॉर्मली फ्लो चलेगा, अगर इससे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और आपको नीचे एक्सेप्शन शो होगी कि एरर शो होगा कि किस वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ। समझ आ रही है जी? वो नीचे आपकी ना ये स्क्रीन ही उस पर आपको आउटपुट डिस्प्ले करता है कि किस वजह से वो टर्मिनेट हुआ है। ओके जी, अब देखिए हमने मैक्सिमम आइटम क्या करना है, डिलीट करना है, मैक्सिमम एलिमेंट डिलीट करना है। वो पोजीशन किससे पड़ा हुआ है इस तरह में देखें 0 पे 204 यहीं भी पड़ा हुआ है ना। इसको जो हम डिलीट करेंगे, अब आ गई है आपने एक नोड को, एक इंडेक्स को डिलीट करना है। अरे में तो हम वो डिलीट कर नहीं सकते, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अब हीप में हम क्या करते हैं कि उसको हम स्वैप करते हैं लास्ट वाले एलिमेंट के साथ। किसके साथ? लास्ट एलिमेंट के साथ। अब देखें 204 का जब हम लास्ट एलिमेंट, टोटल आइटम हमारे पास क्या है 4 है, 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इस 3 इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई वाली, ये वाली वैल्यू उठ के आ जाएगी यहाँ पे और ये वाली चली जाएगी यहाँ पे। समझ आइए, ये आपस में क्या आ जाएंगी स्वैप। जब स्वैप होंगी तो हमने टोटल आइटम क्या कर दिया -1, हमारी लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। मैं हमारी वैल्यू तो वहीं पे पड़ी होगी, ये वही डिलीशन वाला काम हो रहा है। हम अपनी वैल्यू को क्या कर देते हैं लास्ट पे स्वैप करके बाकी सारी को शिफ्ट कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। लेकिन हम शिफ्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे स्वैप डाउन करेंगे क्योंकि हम हीप की फॉर्म में जा रहे हैं। इसको लास्ट में लेंगे तो ये हमारा 204 बन जाएगा और ये जो स्टार्ट वाला है ये हमारा बन जाएगा 201। फिर इनको स्वैप करेंगे और स्वैप किस तरह करेंगे, हीप की फॉर्म में करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 201। अब आप जब 201 करेंगे ना तो गौर सुने, हमारा लेंथ हम इसको क्या कर देंगे लेंथ -1, मतलब वो अब यहाँ तक है, हम हमारा अरे का साइज यहाँ तक है। वो एक्चुअली वैल्यू हमारे अरे के ऊपर ही होगी लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं शिफ्ट डाउन। क्या कर रहे हैं हम शिफ्ट डाउन। अगर हम ट्री की फॉर्म में देखा जाए तो हमारे पास ये ऐसे बनेगा। अब देखें ये 204 चला गया यहाँ पे आ गया और 201 यहाँ पे चला गया। अगर इसको हम ट्री की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे 201 यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, और 204 यहाँ पे आ गया। अगर आप ट्री में देखें तो ये अभी हीप ट्री नहीं रही, मैक्स हीप नहीं रही, ऐसे ही है ना। अब देख लें कि ये बेसिस को कह लें कि ये कट गया है, ये डिलीट हो गया है, लेकिन ये देख लें ये 203 है 202 है, ऊपर जो इनका पेरेंट नोड है उसमें वैल्यू क्या है स्मॉलर है, लेकिन मैक्स हीप में तो ग्रेटर होनी चाहिए। इट्स मीन यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट डाउन करना है ऊपर से। पहले हम चाइल्ड से पेरेंट को कंपेयर कर रहे थे, अब पेरेंट को चाइल्ड से कंपेयर करके हम क्या करेंगे मैक्सिमम ऊपर लेके आएंगे। समझ आ रही है ना। जब हम रिजल्ट कर रहे होते हैं हम चाइल्ड को पेरेंट से बॉटम से आप जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं शिफ्ट अप। अब हम जब हम डिलीट करेंगे तो हम टॉप से हम नीचे पेरेंट को चाइल्ड के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। कोड में देखते हैं शिफ्ट डाउन, और शिफ्ट डाउन में हमने क्या पास किया है 0। इसका क्या मतलब है, हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें हमेशा 0 नहीं होगा, अगर आप जिस इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट किया आपने उसी का इंडेक्स आप पास करेंगे। समझ आ रही है। नॉर्मली हम 0 से करते हैं क्यों, हम मैक्सिमम वैल्यू को डिलीट करते हैं, पहले हम पहला रूट ही एक्सेस करते हैं ना, सेंटर में आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, रूट से जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 0 पास करें। जब शिफ्ट डाउन को होगा इसको थोड़ा समझ लें, ये हमने एक मैक्सिमम इंडेक्स रखा हुआ है। शिफ्ट डाउन में हमारे पास इंडेक्स क्या आया 0, क्या आया 0। अरसलान मुमताज शिफ्ट डाउन में कौन सा इंडेक्स आया 0 से क्या मुराद है, हमने कौन से इंडेक्स की वैल्यू डिलीट किया। खड़े हो जाए, हेडफोन निकालें कानों से, खड़े हो जाए, सोचें थोड़ी देर तक। ओके जी, यहाँ पे हमने 0 इंडेक्स से डिलीट किया, उसका 0 इंडेक्स आया है। यहाँ हमने एक मैक्सिमम इंडेक्स रखा है। मैक्सिमम इंडेक्स से मुराद ये होगा कि इस पूरी ट्री में, ये ट्री हमारी एग्जिस्ट करती है ये वाली, इसमें ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसपे सबसे हाई वैल्यू पड़ी है, वो हमने फाइंड करनी है। ट्री के राइट साइड पे भी और ट्री की लेफ्ट साइड पे, जहां पे वो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स पता चल गया उसको हम रूट के साथ क्या करेंगे स्वैप कर देंगे। समझ आ रही है ना, हमारा टारगेट ये है। अभी जो रूट पे वैल्यू पड़ी है वो छोटी है,
अब ये तो अभी छोटी सी ट्री नजर आ रही है ना, हो सकता है उसकी एक साइड पे 10,000 एलिमेंट हो, दूसरी साइड पे 10,000 एलिमेंट हो, ये वो इस तरह होगा। बैठ जाएं, थोड़ा गौर करें। अब हमने क्या किया, अब हमने देखे ना, हमने कहा था हम जब एक पेरेंट है उसका हमने राइट चाइल्ड निकालना है, उसके लिए फार्मूला क्या किया था, पेरेंट की पोजीशन मल्टीप्लाई बाय 2i। लेकिन अभी हम अरे किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से, तो हम उस अंडे के साथ 2 तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ प्लस 1 भी कर रहे हैं, ऐसे ही है, साथ क्या कर रहे हैं, प्लस 1 भी कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमारे उसके राइट चाइल्ड की क्या आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, राइट चाइल्ड की पोजीशन आ जाएगी, समझ आ रही है, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड की। और राइट चाइल्ड के लिए क्या होगा, उसका इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करेंगे, क्यों, अरे 0 से स्टार्ट हो रही है, तो उसके राइट चाइल्ड की जो पोजीशन होगी इनके अंदर वो आ जाएगी, ऐसे ही है। क्या नाम है इनका, क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन किस इंडेक्स पे होगी, किस पोजीशन पे होगी राइट चाइल्ड की इंडेक्स की, क्या है उसका फॉर्मूला, क्या है यहाँ पे, टू आई प्लस 1, अरे हमारी का 0 स्टार्ट हो, आई के साथ प्लस 2 होगा या 2 मल्टीप्लाई होगा, पहले प्लस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ध्यान करें तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ मल्टीप्लाई होगी प्लस 2 होगा, प्लस में हमने 1 पर था, 2 क्यों कर रहे हैं, नहीं आप वो खड़े हो जाए जरा, स्टैंड अप, ध्यान देंगे, 10 बार रिपीट किया, हमारी रे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 इंडेक्स से, खड़े हो जाए आप, कहाँ लैपटॉप पे ये क्या कर रहे हैं, बस अभी जरा रुकें जरा, ओके जी। आप देखें ये दो हमें पता चल गया, 0 इंडेक्स का जो इंडेक्स है, इसका राइट चाइल्ड इस पोजीशन में पड़ा हुआ है और लेफ्ट चाइल्ड इस पोजीशन में पड़ा हुआ है। अब हमने उसके राइट साइड पे मैक्सिमम उठाना है और लेफ्ट साइड से मैक्सिमम वैल्यू उठानी है और उन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, जो भी बड़ी होगी उसको हम रूट पे रिप्लेस करेंगे। देख लें, अगर ट्री में देखें, इसके लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 203, लेफ्ट पे पड़ा हुआ 202। पहले तो हम इसके लेफ्ट से हम मैक्सिमम निकालेंगे, फिर उसके राइट से मैक्सिमम निकालेंगे, फिर उन दोनों में से देखेंगे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, फिर उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रूट के साथ स्वैप करेंगे। तो ये सिंपल हमारे पास कोड है। अगर हमारे पास आई का चाइल्ड जो है उसका इंडेक्स टोटल आइटम से लेस है, टोटल आइटम हमारे पास क्या है, 3 है, 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। कैसे करेंगे, तो आपका ट्री 10,000 एलिमेंट एक साइड में, 10,000 दूसरी साइड में, ये तो अभी हमारे पास 2 नोट पड़े हुए हैं ना, अभी तो 2 पड़े हुए हैं ना, इसलिए आपको आसान लग रहा है, रियल में 2 नहीं होंगे, एक साइड पे 10,000 होंगे, कभी 200 होंगे, कभी 10 होंगे, कुछ भी हो सकता है, समझ आई है। ओके जी, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड का इंडेक्स टोटल आइटम से लेस है, टोटल आइटम हमारे पास 2 है, लेफ्ट साइड का इंडेक्स क्या बनेगा, देखें इंडेक्स क्या हमारे पास 0, 0 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 प्लस 1, 1, इसका मतलब क्या है, इसका लेफ्ट साइड कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे, ट्रू, ठीक है, बैठ से अभी देखें हम। उसके बाद हमारे पास राइट चाइल्ड है, इंडेक्स क्या है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 प्लस 2, इसका जो राइट चाइल्ड है वो 2 इंडेक्स से पड़ा हुआ है के अंदर। अब जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका इंडेक्स 1 था, टोटल आइटम हमारे पास 2 है, कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू। यहाँ पे आ जाए, अब वो लेफ्ट को अपने उस लेफ्ट चाइल्ड का, पेरेंट का और चाइल्ड का कंपेयर कर रहा है, ये देखें 0 पे जो पड़ी हुई वैल्यू वो 1 पे पड़ी है, दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है कोई बड़ी है कि नहीं है, अगर बड़ी है तो चाइल्ड का इंडेक्स क्या कर दो, मैक्सिमम इंडेक्स में कर दो। इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड की वैल्यू बड़ी है, इट्स मीन चाइल्ड वाली वैल्यू ऊपर आनी चाहिए, तो मैक्सिमम इंडेक्स के वेरिएबल में हम चाइल्ड का इंडेक्स क्या कर देंगे, तो उसके बाद दोबारा हम चेक करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। अब लेफ्ट में क्या है, अगर चाइल्ड का इंडेक्स लेस है टोटल आइटम से, सॉरी राइट का, राइट में चाइल्ड का इंडेक्स क्या आया था हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 2, 2, टोटल आइटम हमारे पास कितने हैं, 2, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। सिंपली हमारे पास क्या होगा, अब मैक्सिमम रिटर्न -1 नहीं होगा, ऐसे ही मैक्सिमम अभी ऊपर 2 में हमने राइट चाइल्ड में यहाँ पे 1 0 क्या किया है, 1 हमने उसमें पास किया, मैक्सिमम इंडेक्स में 1 होगा, तो अब क्या होगा, ये वैल्यू आपस में स्वैप हो जाएंगी, उस चाइल्ड की और पेरेंट की आपस में स्वैप होंगी,
और दोबारा शिफ्ट डाउन दोबारा उस मैक्स के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब 0 इसके ऊपर दोबारा अप्लाई होगा इस वाले के ऊपर, इसका मजीद कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये लूप खत्म हो जाएगी यहीं पे। समझ आ रही है? लेकिन इसमें एक चीज और है, राइट वाला स्नेक नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तुम कर रहे हैं, अगर हमारे पास राइट साइड पे भी ये चीज आ रही हो, सिंपली क्या होगा, उससे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम इंडेक्स में। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स इक्वल टू -1 अगर होगा, इसका मतलब है कि राइट साइड पे कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं थी। देखें, पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू को क्या, मैक्सिमम इंडेक्स को क्या सेट किया था, -1। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये -1 नहीं होगा, अगर उसके राइट साइड में कोई बड़ी वैल्यू होगी तो ये -1 ओवरराइड हो जाएगा, जो राइट साइड पे जो भी नया इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू से। अब जब उसकी राइट साइड पे आएंगे, अगर वो ओवरराइड हुई तो मैक्सिमम इंडेक्स उसका रिटर्न होगा, अगर ओवरराइड ना हुई तो पेरेंट का इंडेक्स रिटर्न होगा। ये सिंपली टर्निंग ऑपरेटर है, जैसा आपके पास इफ एल्स होता है, जी इफ एल्स वाला टर्निंग ऑपरेटर है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, पेरेंट का इंडेक्स है 0, और ये मैक्सिमम इंडेक्स है लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड, अब हमें कैसे चलेगा, हम राइट साइड पे जा रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे कोई मैक्सिमम इंडेक्स एंड मैक्सिमम वाली इंडेक्स है कि नहीं है, तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूला है कि हम मैक्सिमम इंडेक्स अगर -1 है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रूट से बड़ी है। अगर -1 नहीं है, इसका मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जो रूट से बड़ी है, तो उसका इंडेक्स हमारे पास मैक्सिमम न्यू इंडेक्स में आ जाएगा, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे राइट साइड के चाइल्ड के साथ। सिंपली है, हम 203 को कंपेयर करेंगे 202 के साथ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है वो रूट में स्वेप हो। समझ आ रही है? रूट बड़ा कौन सा है, 203 मीन रूट में इसमें जाना चाहिए, तो मैक्सिमम इंडेक्स हम उसका रख देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 203 यहाँ पे आ जाता है और 202 यहाँ पे आ जाता है, तब ये सिनेरियो एग्जिस्ट करेगा, और सिंपली फिर दोबारा ये स्वेप हो जाएंगे, दोबारा शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और लेकिन सेकंड टाइम हमारे पास कोई भी चीज मैक्सिमम इंडेक्स नहीं होगा, तो ये मैक्सिमम इंडेक्स -1 होगा जो ऊपर हमने सेट किया होगा, तो ये रिटर्न होके फंक्शन खत्म हो जाएगा। ऐसे ये शिफ्ट डाउन ऊपर से नीचे आ रहा है। समझ आ रही है? ओके, बस खत्म करने, सिर्फ एक कंसेप्ट और है, वो देख लें। पहले सुने, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं सोच रहा हूँ सर जस्ट 5 मिनट कि मैं इसको पेपर में भी दे दूँ। अब कंसेप्ट देखें क्या है, गेट मैक्स का फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, गेट मैक्स। हमने इंट एक्स डिक्लेयर किया और हमने इसको क्या किया, पास किया। फंक्शन में जो कॉलिंग होती है, कॉल बाय पैरामीटर होता है, कॉल बाय वैल्यू होती है, कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, दो कॉलिंग होती है। यहाँ पे हम इसको एस पास कर रहे हैं, हम तो इसको एस पास करें, एस बस नाम इसकी कॉपी जाती है, लेकिन जो गेट मैक्स का फंक्शन है हमारा, ये वाला, ये एड्रेस ले रहा है उसका। ये क्या ले रहा है, एड्रेस ले रहा है, नजर आ रहा है ना, एड्रेस ले रहा है। अब क्या होगा, अब उसका एड्रेस आ रहा है, अब इस वैल्यू पे कोई भी वैल्यू हम पास करेंगे ना, एक्चुअली उस एस में जाके वैल्यू ओवरराइड होगी। समझ आइए, पॉइंटर कंसेप्ट हमने सेकंड लेयर में ये काम किया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जी, एस में कोई वैल्यू नहीं है, लोकेशन तो है ना मेमोरी की, हमने लोकेशन पास की है। उस लोकेशन पे यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रखेंगे ना, एक्चुअली उस एस पे जाके उस ओरिजिनल जगह पे जाके वो वैल्यू ओवरराइट होगी, उस जगह पे साइन होगी। समझ आ रही है ना? अब एक चीज है, ये फंक्शन है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, लेकिन एक देखा जाइए वैसे फिर भी एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। कैसे, ये जब फंक्शन रन होगा, ये फंक्शन रन होगा, इस वैल्यू में कोई वैल्यू पड़ी होगी ना, ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, ये फंक्शन यहां से कॉल हुआ है, ये एस है, और इसको एस को आके हम आके क्या कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप ऐसा फंक्शन लिखें कि जो एक से 3-4 पैरामीटर रिटर्न करे, क्या करोगे, 4 पैरामीटर रिटर्न करने एक फंक्शन से, क्या करेंगे? हाँ, तो हम नहीं, हम रिटर्न तो नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह का सिनेरियो तो बना सकते हैं कि वो गोल हमें अचीव हो। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक इंट है, दूसरा स्ट्रिंग है, हम क्या करेंगे, इसको नेम भी पास कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसका नेम का एड्रेस भी ले लेंगे, जैसे हमारे पास गेट मैक्स है ना। समझ आइए, अब इस नेम के अंदर यहां पे
अब ये फंक्शन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये जहां से ये कॉल हुआ है उससे पहले जो वैल्यू है उनमें कोई वैल्यू राइट कर रहा है। समझ आ रही है? अब ये इनका एड्रेस आ रहा है, एड्रेस ये है कि अब आप जब जब कॉल में रेफरेंस करते हैं तो उस फंक्शन के अंदर आप उन वैल्यू उस एड्रेस पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एक्चुअली वो एक्चुअल में जो आपके पास जो जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसमें जाके वैल्यू राइट होती है। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं या खत्म कर दूं, क्या होगा? नहीं एरर देगा। अब जो वैल्यू यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा ना, उन वैल्यूज की कॉपी आएगी इसके पास, ओरिजिनल वैल्यू खुद उठ के उसका एड्रेस नहीं आएगा। समझ आ रही है? जब हम यहाँ पे ये क्यों, इसको क्या कहते होते हैं हम? एक होता है हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर, और दूसरा कौन सा होता है? एम्परसेंड, यही है ना एड्रेस वाला, एड्रेस वाला है ना। इसका क्या मतलब है? एड्रेस आएगा किसका? इस वैल्यू का, स्ट्रिंग का। जब आपके पास जिस चीज के बाद आपके पास एड्रेस आ जाए ना, तो उस एड्रेस पे कोई भी चीज आप राइट करेंगे तो एक्चुअल जगह पे एक्चुअल वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है? अगर आप एड्रेस नहीं लेके आएंगे तो एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज होगी, जो इसके पास कॉपी आएगी इस फंक्शन के पास, एक्चुअल नहीं, इसकी कॉपी में चेंज होंगी, एक्चुअल वैल्यू वही रहेगी। समझ आ रही है? हाँ, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये सिंपली हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, और बाकी जो है इसका जब डिस्टर्बर कॉल होगा, जो डिलीट होगा, पहले हम इस को डिलीट करेंगे।